अगर आपको कुछ भी नहीं आता जेन एआई में तो आपको सब कुछ आने वाला है। अगर आपने बिल्कुल शुरुआत नहीं की है तो आप इसे खत्म करने वाले हैं। आज हम लोग जनरेटिव एआई में बहुत इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन में मजा आ जाएगा, ये पूरी पक्का गारंटी है। मिलकर समझेंगे, एक जर्नी है, साथ में कवर करेंगे जनरेटिव एआई क्या होती है, ऑटो वेरिएशंस, डिफ्यूजन मॉडल्स, इनकोडर्स क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स क्या होते हैं, ये कैसे काम करता है, एप्लीकेशंस क्या है, इन डेप्थ टेक्निकल नॉलेज जो है हम लोग बात करेंगे, लेकिन फिलॉसफी की तरह, एक फलसफे की तरह, एक दर्शन की तरह आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आखिर जेन एआई होता क्या है, एंड टू एंड समझेंगे। अब वीडियो सब पे आज हम बात करेंगे। बात स्टार्ट करते हैं तो हम लोग स्ट्रेट टू टॉपिक चलते हैं जनरेटिव एआई के ऊपर, और जेन एआई जो है वो आज हमारा आज का टॉपिक है। एक्सप्लेनेशन में बहुत मजा आएगा, साथ में सुनते हैं आप लोग जो है वो साथ साथ समझने पे ज्यादा फोकस करिएगा। नोट्स वोट्स तो ठीक है, मैं तुम्हें एक ट्रिक भी बताऊंगा कि आखिर अगर तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट इनहेरिट करना है, एक्वायर करना है, तो उसका तरीका क्या होता है। उसका सिर्फ सिंपल तरीका है, उसको पढ़ के पढ़ा दो। जैसे ही पढ़ाओगे, फीमेन टेक्निक है ये, कि जैसे ही तुम पढ़ाओगे वो तुम्हें पूरा समझ में आ जाएगा। अब चलिए जेन एआई पे बात करते हैं। मैं पहले एक फॉर्मल डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको करता हूं। तो जेन एआई जो है वो रेफर करता है उन मॉडल्स को कि जो लर्न करते हैं। जनरेटिव एआई वो मेथोडोलॉजी है कि जिसमें मॉडल्स जो है वो लर्न करते हैं डेटा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मॉडल्स लर्न करते हैं, और उसके बेसिस पे जो है वो जनरेट करते हैं। अच्छा, आप लोग लिखने पे ज्यादा फोकस मत करिएगा, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप नोट्स पे भी जा सकते हैं, लेकिन अभी फोकस करिए कि जनरेटिव एआई वो प्रिंसिपल है, वो मेथोडोलॉजी कि इसमें मॉडल्स लर्न करते हैं डेटा डिस्ट्रीब्यूशन को, और उसके बाद जनरेट करते हैं न्यू डेटा पॉइंट्स को किसके बेसिस पे? उन डिस्ट्रीब्यूशंस के बेसिस पे जो है वो वहां पर जनरेट करते हैं न्यू डेटा पॉइंट्स। इसको जो है हम लोग जनरेटिव एआई कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप ऐसा समझिए कि अगर कोई एक बच्चा है 5 से 10 साल का, उसको मैंने 5 पेंटिंग्स दिखाई, ठीक है, मैंने उसको एक सीनरी दिखाई, मैंने उसको एक मार्केट प्लेस की पेंटिंग दिखाई, मैंने उसको एक कार की पेंटिंग दिखाई, मैंने उसको एक बाइक की पेंटिंग दिखाई, मैंने उसको एक बंगलो की पेंटिंग दिखाई, बहुत सारी पेंटिंग्स दिखाई, ठीक है, 5-6 पेंटिंग्स दिखाई। उसको एक बार मैंने पेंटिंग्स दिखा दी। अब पेंटिंग्स दिखाने के बाद मैं उससे कहता हूं कि सुनो, अब जो है वो तुम एक पेंटिंग ड्रॉ करो अपने पास से। तो वो क्या करेगा, वो 5 पेंटिंग से जो है वो इंस्पिरेशन लेगा, उनसे सीखेगा, उनको दिमाग में सोचेगा, कुछ मिसमैच करेगा, कुछ ऑगमेंटेशन करेगा, कुछ आगे पीछे करेगा, और उसके बेसिस पे एक नई पेंटिंग जो है वो जनरेट कर देगा। यही करेगा। सिंपली वो क्या कर रहा है, वो जनरेटिव एआई का मॉडल को आप कह लीजिए डुप्लीकेट कर रहा है, या फिर ऐसा कहना चाहिए कि जनरेटिव एआई जो है वो उस बच्चे को डुप्लीकेट करता है। कैसे? अब इस केस में मैंने जो एग्जांपल लिया है कि एक बच्चा 5 पेंटिंग्स को देखता है और उसके बेसिस पे 6th पेंटिंग जो है वो बनाता है, तो यहां पर हमारा जो वो बच्चा है, वो जो बॉय है, वो हमारा मॉडल हो गया, और जो हमारी पेंटिंग्स हैं वो हमारा डेटा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब हम लोग वापस से डेफिनेशन पे आते हैं और देखते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है। डेफिनेशन कहती है जनरेटिव एआई की कि जनरेटिव एआई वो प्रिंसिपल है, वो मेथोडोलॉजी है, वो आइडिया है कि जिसमें मॉडल सीखता है, लर्न करता है पैटर्न्स को, इनसाइट्स को, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन की, और उसके बेसिस पे जनरेट करता है न्यू डेटा पॉइंट्स। और उससे होता क्या है, वो जो मतलब जो भी वो मॉडल्स के थ्रू जनरेट करता है, वो न्यू डेटा पॉइंट्स जो है वो अपने आप में फिर एक नई पिक्चर होते हैं। तो इस केस में हमने जो एग्जांपल लिया था, वो बच्चा जिसने 5 पेंटिंग्स देखी, वो हमारा मॉडल हो गया, अगर उस पैराडाइम को हम लोग मैच करें। और जो पॉइंट्स यानी कि वो पेंटिंग जनरेट करता है जिसके बेसिस पे, तो वो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि वो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन से सीख के नई पेंटिंग जनरेट कर रहा है। तो ये बड़ी एक बेसिक सी और बड़ी ही आप कह लीजिए एक सिंपल सी डेफिनेशन है जनरेटिव एआई की। इंटरव्यूज में या फिर आप कहीं पे कोई कीनोट दे रहे हो, वर्कशॉप दे रहे हो, तो यहाँ आप इस तरीके से जो है इसको आगे लेके चल सकते हो। तो मुझे उम्मीद है जनरेटिव एआई की बहुत बेसिक, बहुत नई डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी, और ऐसे ही आपको समझना भी चाहिए, क्योंकि बहुत एडवांस जो है वो इसी के बेस पे हम लोग अब बनाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा ये जो है वो बहुत लेमैन टर्मिनोलॉजी में थी, अब जो है वो मैं थोड़ी सी टेक्निकल डेफिनेशन जो है वो आप लोग को देता हूं, या फिर टेक्निकल लैंग्वेज में जनरेटिव एआई को हम लोग कैसे कह सकते हैं। अगर आप कोई रिसर्च कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो या कहीं और जा रहे हो, तो फिर आपको कैसे प्रेजेंट करना है आइडिया। तो थोड़ा सा एक फॉर्मल आइडिया मैं आपको देता हूं। अब फॉर्मल आइडिया जो है वो कैसे होगा, वो थोड़ा सा सुनिए। फॉर्मल आइडिया में ये होता है कि अगर डेटा जो है
वो आता है किसी डिस्ट्रीब्यूशन से अगर वो डेटा आता है और उसको मैं कह देता हूं कि वो मेरा पी डेटा है और एक्स, ठीक है, पी डेटा एक्स जो है वो मेरा कुछ डेटा है जो किसी डिस्ट्रीब्यूशन से आता है, पहली चीज। अब जो जनरेटिव मॉडल्स होते हैं वो कोशिश करते हैं अप्रोक्सीमेट करने की किसके थ्रू, किस चीज के थ्रू, पी मॉडल एक्स। फिर से एक बार देखिए, हमारी ये फॉर्मल डेफिनेशन, ये फॉर्मल आइडिया जो है वो ये है कि जो डेटा आता है किसी डिस्ट्रीब्यूशन से, वो डिस्ट्रीब्यूशन को मैं कहता हूं पी डेटा। अगर ये मेरा कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये मेरा पी डेटा हो गया, पी डेटा एक्स, ठीक है, एक्स हमारे पॉइंट्स हो गए, डेटा पॉइंट्स हो गए। तो वो अब क्या करता है कि अब वो जनरेट करने की कोशिश करता है, मॉडल जनरेट करने की कोशिश करता है, अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश करता है। तो अगर हमारे पास ये हमारा एक मॉडल है जिसको हम लोग पी मॉडल कहेंगे, तो वो ये पी मॉडल जो है वो हमारे डेटा डिस्ट्रीब्यूशन को देख के कुछ न्यू डेटा पॉइंट्स जो है वो जनरेट करने की कोशिश करता है। और इस चीज को फॉर्मली हम लोग जनरेटिव एआई कहते हैं। जनरेटिव एआई यही तो करता है, अगर आप अपना कोई प्रॉम्प्ट देते हो तो उसके बेसिस पे वो एक इमेज जनरेट कर देता है, आपको कोड जनरेट करके दे देता है, आपको टेक्स्ट जनरेट करके दे देता है, आपको वीडियो जनरेट करके दे देता है। ये सब क्या करके दे देता है? यही वही कर रहा है कि आपका डेटा डिस्ट्रीब्यूशन जो उसने पहले देखा हुआ है या उसके पास पहले से बहुत ह्यूमंगस या बहुत बड़ा कॉर्पस है, वहां पर एक मॉडल जो है वो उसको देखता है और उसके थ्रू वहां पे नए डेटा पॉइंट्स या फिर नए सैंपलिंग जनरेट करता है। इस पूरे मैकेनिज्म को जो है वो जनरेटिव एआई कहते हैं। बहुत सिंपली, मम्मी कहता हूं अभी तक मजा आ रहा हो और आप मेरे साथ फॉलो कर रहे होंगे। ये जनरेटिव एआई की फॉर्मल डेफिनेशन या फिर फॉर्मल आइडिया है। इसलिए अब ये सब जो आप देख रहे हैं ना, इसमें बहुत ज्यादा स्टैट्स बहुत यूज होता है, स्टैटिस्टिक्स का बहुत यहाँ पर रोल है। तो इसलिए जो है वो बेसिक डेटा साइंस फंडामेंटल्स में मैं एक वीडियो कवर कर भी रहा हूँ, एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ स्टैटिस्टिक्स की। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। खैर, अभी बैक टू द टॉपिक है जनरेटिव एआई पे, तो इतना बात क्लियर होगी। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ जनरेटिव एआई क्या होता है, जनरेटिव एआई की टाइप्स क्या होते हैं और कौन कौन से और होते हैं और कितने होते हैं और उसमें डिफरेंस क्या है। पहले यहां पर मैं उसको नेम करता हूं, फिर डिटेल में एक एक को भी समझेंगे हम लोग। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ जेन एआई, ठीक है। टाइप्स ऑफ जेन एआई पे बात करते हैं। फर्स्ट टाइप, जो मेरा फर्स्ट टाइप है वो है ऑटो रिग्रेसिव मॉडल्स। हमारा फर्स्ट टाइप जो है वो ऑटो रिग्रेसिव मॉडल्स होता है, जिसमें हम लोग जनरेट करते हैं एक एलिमेंट एक टाइम में जो है वो हम लोग एक एलिमेंट जो है वो जनरेट करते हैं। इसको हम लोग ऑटो रिग्रेसिव मॉडल्स कहते हैं। एक एक को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ अभी मैं यहाँ पर टर्म को स्टेट कर रहा हूं। जो सेकंड है वो है वेरिएशनल ऑटो इनकोडर। जो मेरा सेकंड टाइप है वो है वेरिएशनल ऑटो इनकोडर, ठीक है। इसको VAE भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म है VAES या VAE, इसको हम लोग कहते हैं वेरिएशनल ऑटो इनकोडर। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग है, इस पे मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ। इसमें जो है वो सीखता है लेटेंट स्पेस को। अब लेटेंट स्पेस क्या होता है उस पर मैं डिटेल में भी आगे बात करूंगा। वो सीखता है लेटेंट स्पेस को और फिर उसमें रिकंस्ट्रक्शन करता है, सीखता है लेटेंट स्पेस को और उसके बेसिस पे रिकंस्ट्रक्शन करता है। इसको हम लोग कहते हैं वेरिएशनल ऑटो इनकोडर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। जो थर्ड पॉइंट है वो है जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क। जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क, जिसका शॉर्ट फॉर्म या फिर उसका एब्रिविएशन जो है वो ज्ञान है या ज्ञान्स है। बहुत फेमस, आपने सुना होगा, नहीं सुना तो आज जरूर सुन लोगे पूरा डिटेल में। जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क जो है वो थर्ड टाइप है जेन एआई में। और इसमें जो है वो कॉन्सेप्ट जो यूज होता है वो होता है जनरेटर वर्सेस डिस्क्रिमिनेटर। डिस्क्रिमिनेशन करना और जनरेट करना के बीच में जो डिफरेंस है, बीच में जो लड़ाई है, बीच में जो आक्रोश है, ये उस पे बेस्ड है जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स। फोर्थ पे बात करते हैं। जो हमारा फोर्थ है वो है डिफ्यूजन मॉडल्स। डिफ्यूजन मॉडल्स जो है वो हमारा फोर्थ टाइप है कि जिसमें हम लोग ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे, आराम से धीरे धीरे जो है वो नॉइस को जो है वो रिमूव करते हैं, नॉइस को रिमूव करते हैं ताकि हम लोग जनरेट कर पाए हाई क्वालिटी
के सैंपल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम लोग धीरे धीरे जो है वो नॉइस को, यानी कि आप कह लीजिए जो नॉइस है, जो हमारा इररिलेवेंट डेटा है, उसको हम लोग धीरे धीरे रिमूव करते हैं ताकि हम लोग उसके बेसिस पे हाई क्वालिटी सैंपल्स जो है वो जनरेट कर पाए। ये मेरा फोर्थ टाइप हो गया, जो हो गया डिफ्यूजन मॉडल्स। थोड़ा सा मैं फिर से एक बार बता देता हूं, एक एक को डिटेल में पढ़ना है हम लोग को। आज बहुत मजा आने वाला एक जर्नी है, तुम लोग साथ में आज हम लोग इसको सफर करेंगे। पहला जनरेटिव एआई में जो है वो पहला है ऑटो रिग्रेसिव मॉडल्स। क्या होता है ऑटो रिग्रेसिव मॉडल्स? अब देखो, रिग्रेसिव या फिर यहाँ पर वेरिएशनल, ये सब जो नाम आ रहे हैं, अगर आपने मशीन लर्निंग के बेसिक्स नहीं पढ़े हैं तो फिर थोड़ा सा आपको लग सकता है कि यार ये क्या हो रहा है। जैसे लीनियर रिग्रेशन, बेस्ट फिट लाइन, ये सब आपने सुना होगा। अगर आपको नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं, जब डिटेल में पढ़ेंगे अभी इस वीडियो में सब क्लियर हो जाएगा, इस पूरे वीडियो लेक्चर में। फर्स्ट है ऑटो रिग्रेसिव मॉडल्स। इसमें क्या करता है ये, इस पे वो जनरेट करता है एक एलिमेंट को एक टाइम पे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ये एक चीज है तो ऑटो रिग्रेसिव मॉडल्स में एक बार में ये जो है वो एक ही चीज जनरेट करेगा, मल्टीपल चीजें जनरेट नहीं कर सकता, एक बार में एक ही चीज जनरेट करेगा। अभी मैं बेसिक इंट्यूशन दे रहा हूं आपको हर एक का, डिटेल में इसके बाद चलते हैं। अगला जो है वो है वेरिएशनल ऑटो एनकोडर, जिसको हम लोग VAE भी कहते हैं। ये क्या करता है, ये सीखता है या फिर ये पता करता है लेटेंट स्पेस के बारे में। लेटेंट स्पेस को ऐसा समझ लो कि अगर मेरे पास एक बहुत बड़ा एक बुक है मेरे पास, हाँ ऐसे इसको ले लो, मेरे पास अगर एक बुक है और अगर उस बुक की मैं समरी लिख देता हूं तो ये मेरी लेटेंट स्पेस हो गई। एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, अगर मेरे पास एक बहुत ज्यादा थिक बुक है, बहुत मोटी बुक है, तो उसकी अगर मैं एक समरी लिख देता हूं थोड़ी सी बुकलेट में, तो वो मेरा लेटेंट स्पेस हो जाएगा। मीनवाइल, फॉर अ मीनवाइल जो है उसको हम लोग लेटेंट स्पेस कह लेंगे। और अगर मैं आगे बात करूं तो यहां पर जो नेक्स्ट चीज आती है लेटेंट स्पेस के साथ साथ, वो है रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्ट करना, फिर से बनाना, फिर से बिल्ड करना, फिर से उसको एस्टैब्लिश करना, रिकंस्ट्रक्शन का काम वेरिएशनल ऑटो एनकोडर में होता है। नेक्स्ट पे बात अगर मैं करूं तो वो है जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स, यानी कि गैन्स। गैन्स कभी भी अगर तुम लोगों ने पढ़ा होगा या फिर सुना होगा, और अगर नहीं भी सुना है तो सुन लो। सिंथेटिक डेटा के बारे में बहुत बात होती है, सिंथेटिक डेटा, फेक डेटा या फिर डमी डेटा, ये सब जो है वो गैन्स में बहुत आता है और इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, ये जनरेट करता है जनरेटर और डिस्क्रिमिनेट करता है, डिस्टिंग्विश करना, फर्क करना, दोनों के बीच में जो है वो डिफरेंस बताना डिस्क्रिमिनेटर का काम है, और जनरेट करने का काम जनरेटर का है। इन दोनों के बीच में हम लोग आज, आप समझ लो कि ये इसके पीछे पड़ा है, ये इसके पीछे पड़ा है, ये वाला मैकेनिज्म जो है वो इसमें गैन्स में फॉलो होता है। नेक्स्ट पे अगर मैं बात करूं तो वो है डिफ्यूजन मॉडल्स। ये करंट स्टेट ऑफ आर्ट है, यानी कि बहुत ज्यादा यूज होता है आजकल, काफी ज्यादा। अब तो मतलब एडवांसमेंट होता चला जा रहा है, लेकिन आजकल ये काफी ज्यादा यूज होता है। इसमें क्या होता है, इसमें धीरे धीरे जो है वो आप नॉइस को रिमूव करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ये कोई एक सैंपल है, इसमें ये जो है वो आपकी नॉइस है और ये आपका सही डेटा है, ये आपका सही डेटा है और ये आपके ऊपर नॉइस है। तो आप धीरे धीरे कर करके जो है वो ये नॉइस रिमूव करते हो, ठीक है। धीरे धीरे आप नॉइस को रिमूव करते हो और रिमूव करने के बाद जो है वो आप हाई क्वालिटी सैंपल इसके थ्रू जो है वो जनरेट करते हो, वो हमारा डिफ्यूजन मॉडल्स हो गया। तो ये टाइप्स ऑफ जेन एआई है कि जो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, और आपको बहुत मजा आने वाला है, बल्कि आपसे मैं सीखूंगा, आप तो मुझे आज सिखाओगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। टाइप्स ऑफ जनरेटिव एआई मॉडल्स हमने देख लिया, और अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। एक चीज पे मैं यहाँ पर और थोड़ा सा लिख देता हूँ, क्योंकि हम लोग आज बढ़ रहे हैं आगे जनरेटिव एआई में। तो फिर जेन एआई से पहले क्या था, प्रेडिक्टिव एआई, ठीक है। प्रेडिक्शन के ऊपर बात होती थी, ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग मॉडल्स, स्टैटिस्टिकल मॉडल्स, आपने सुना होगा। क्या होता था, वो होता था प्रेडिक्टिव एआई, ठीक है। प्रेडिक्टिव एआई था वो। हम आज क्या पढ़ रहे हैं, जनरेटिव एआई, ठीक है। ये प्रेडिक्टिव एआई था और हम लोग जो है वो आज पढ़ने वाले हैं जनरेटिव एआई। इसका एग्जांपल ऐसे समझ लो कि प्रेडिक्टिव एआई, अगर आप एग्जाम में जा रहे हो तो आपके पास पहले से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको एमसीक्यू में से किसी एक को टिक करना है। ये आपका एग्जांपल हो गया प्रेडिक्टिव एआई का। और जनरेटिव एआई का जो है वो एग्जांपल ये हो गया कि आपको बस स्क्रैच से पूरा आंसर लिखना है, सॉल्व करना है। जैसे कि आप सब्जेक्टिव वर्सेस ऑब्जेक्टिव पे फोकस करो। सब्जेक्टिव में क्या होता था कि आपको एक प्लेन शीट दे दी, आपको स्क्रैच से जो है वो आंसर को फ्रेम करके, फ्रेज करके, कंस्ट्रक्ट करके, स्टैब्लिश करके, स्ट्रक्चर करके लिखना होता था। लेकिन जो एमसीक्यू होता है या फिर जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, उसमें क्या होता है, उसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं, आपको सिर्फ करेक्ट वन जो है वो टिक करना है। तो ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपको सिर्फ प्रिडिक्ट करना है, टिक करना है, बताना है, वो क्या हो गया, वो हो गया प्रेडिक्टिव एआई। और ऑन द कॉन्ट्री, ऑन द पैरेलल, जिसमें आपको स्क्रैच से हर चीज को एस्टैब्लिश करना है, बनाना है, वो जनरेटिव एआई हो गया, ठीक है।
ये मैंने सोचा यहाँ पर बताना जरूरी था, प्रेडिक्टिव एआई और जनरेटिव एआई के बीच में डिफरेंस, क्योंकि बाद में आप कंफ्यूज ना हो। इतनी बातें क्लियर हो गई हैं, अब हम लोग आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और आप थोड़ी सी कोर बातें शुरू होने जा रही है। अब हम लोग एक एक को जो है वो इन डेप्थ देखेंगे, और जो जो बीच बीच में नए टर्म्स या फिर नई आप कह लिए फर्स्ट टाइम आपने वर्ड सुने हैं, उसको भी हम लोग साथ साथ बीच में डिस्कस करते जाएंगे, ताकि आप लेफ्ट आउट फील ना करो। ओके, मतलब मैं लेफ्ट आउट फील ना करूं, आप लोग मुझे पढ़ा रहे हो ना आज। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम लोग कोर टेक्निकल कॉन्सेप्ट में फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो देखेंगे, उसको देखने से पहले थोड़ा सा एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। मतलब वो हमारा कोर में आता है, लेकिन कोर का बेसिक है ताकि एडवांस आपको समझ में आए। वो है न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क्स बहुत कॉमन है, डीप लर्निंग की फाउंडेशन है, डीप लर्निंग इसी के ऊपर बेस्ड है। जनरेटिव एआई बाद में जो भी कुछ आ रहा है वो सब कुछ इसके ऊपर बेस्ड है, और ये मशीन लर्निंग पे बेस्ड है, और मशीन लर्निंग स्टैटिस्टिक्स या फिर स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग पे बेस्ड है। न्यूरल नेटवर्क्स पे बात करते हैं। ह्यूमन ब्रेन में एक चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूरॉन। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन में एक चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सा होता है, आपने मतलब देखा होगा, मैंने पहले भी बनाया हुआ है। ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, डेंड्राइट्स, एक्सोम, ऐसा जो है वो न्यूरल नेटवर्क्स होता है। तो इसको जो हम लोग मिमिक करते हैं मशीन्स में, कंप्यूटर साइंस में, डेटा साइंस में, तो उसको हम लोग कहते हैं एएनएन या फिर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। एएनएन, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। वो कैसा दिखता है? जो आपका ह्यूमन न्यूरॉन है, यानी कि आपके जो दिमाग में है, वो ऐसा सा कुछ दिखता है। जो आपका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है या फिर जो न्यूरॉन है, वो ऐसा दिखता है। आपने अगर देखा हो तो वो ऐसा सा दिखता है। मैं आपको इसे एक एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, ऐसे 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 मल्टीपल लेयरिंग्स। ठीक है, ये आपका आर्टिफिशियल न्यूरॉन है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, और ये आपका जो है वो एक्चुअल ह्यूमन बायोलॉजी में जो यूज होता है वो न्यूरॉन है। ये नेचुरल है, वो आर्टिफिशियल है, ये डिफरेंस है। तो डीप लर्निंग या फिर न्यूरल नेटवर्क्स में होता क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। तो इसकी जो फंक्शनैलिटी है, जो नेचुरल फंक्शनैलिटी है न्यूरॉन की, उसको हम लोग मिमिक कराते हैं, मिमिक कराने की कोशिश करते हैं। करा तो सकते नहीं, क्योंकि वो गॉड क्रिएशन है, ये ह्यूमन क्रिएशन है, तो कोशिश करते हैं उसको मिमिक कराने की। तो ये जो कोशिश होती है मिमिक कराने की, उसमें हमने 2-3 चीजें डिस्कवर की। वो क्या डिस्कवर की, उसको मैं थोड़ा सा उसके ऊपर आपको बात कर लेता हूँ। आपने बहुत सारे लोगों ने आपने ये देखा होगा, y इक्वल टू mx प्लस c। इसमें ये जो है वो स्लोप की इक्वेशन है। ये स्लोप की इक्वेशन है। अब स्लोप क्या होता है? स्लोप ये होता है, आपके पास एक ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, इसमें आपकी ये x है, ये y एक्सिस है, इसमें आपकी एक लाइन जो है वो पास हो रही है। तो ये जो लाइन की इक्वेशन है, यानी कि अगर मैं एक इक्वेशन आपको दे दूं, तो आप उसको इस 3D इस प्लॉट में बना सकते हो, इस कोऑर्डिनेट प्लेन में स्ट्रक्चर करके स्टैब्लिश कर सकते हो। वो स्लोप की इक्वेशन कहलाती है। अब इसके अंदर कई सारे पॉइंट्स होते हैं। पहला, आपका ये y हो जाता है, y जिस मतलब y इक्वल टू mx प्लस c, तो ये वाला y प्लेन हो गया। x जो है वो हमारा x वैल्यू हो गई, y की वैल्यू x की वैल्यू, m और c। ठीक है, m जो होता है वो हमारा स्लोप होता है, और y जो c जो होता है वो होता है हमारा इंटरसेप्ट। ठीक है, ये हमारा प्योर मैथ्स में होता है। जब हम लोग मैथमेटिक्स में बात करते हैं, अब बहुत सारी चीजें जो है वो इंटरलिंक होने जा रही है, बहुत ध्यान से सुनना। हम लोग जब प्योर मैथ्स में बात करते हैं, नॉर्मल जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो हम लोग 3D कोऑर्डिनेट प्लेन में बात करते हैं। वो 3D कोऑर्डिनेट प्लेन में जो इक्वेशन होती है, जो आप स्ट्रक्चर बनाते हो, एस्टैब्लिश करते हो, उसका जो बेसिक जेनरिक फॉर्म है, यानी कि उसका नॉर्मल फॉर्म है, वो y इक्वल टू mx प्लस c होता है। ये मैथ में होता है। इसके अंदर y की वैल्यू y है, x की वैल्यू x है, m जो है वो आपका स्लोप है, और c जो है वो आपका इंटरसेप्ट है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा, इतना तो क्लियर हो गया। अब इसको हम लोग न्यूरल नेटवर्क्स में कैसे लेके आए? तो अब इस इक्वेशन को हम लोग ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, वो थोड़ा सा यहाँ पे देख लो। जैसे कि हम लोग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स जो है उसको पढ़ रहे हैं। ह्यूमन न्यूरॉन जो है वो इंसान के दिमाग में प्रेजेंट है, उसको हम लोग मिमिक कराने की कोशिश करते हैं। और जब हम मिमिक कराने की कोशिश करते हैं तो पूरा एक सब्जेक्ट बन जाता है, जिसको हम लोग डीप लर्निंग या फिर न्यूरल नेटवर्क्स कहते हैं। अब इसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा स्लोप की इक्वेशन क्या होती है। अब स्लोप की इक्वेशन मैंने आपको समझा दिया, लेकिन ये मैथ में है, प्योर मैथ में है। अगर मैं इसके रेफरेंस में बात करूं, जैसे कि ह्यूमन न्यूरॉन, आर्टिफिशियल न्यूरॉन, वैसे ही मैथ में स्लोप की इक्वेशन अब न्यूरल नेटवर्क्स में कैसे होती है, वो ऐसे हो जाती है, y इक्वल टू आप लीजिए wx प्लस बी, और यहाँ पर फंक्शन भी लगा देता हूं मैं। ठीक है, y इक्वल टू wx प्लस बी, ये जो है वो आपकी इक्वेशन हो जाती है किसकी?
इसके अंदर आप समझ लो ये लीनियर रिग्रेशन की बेसिक इक्वेशन है, लेकिन ये डीप लर्निंग में यूज हम लोग आज करने जा रहे हैं। तो इसमें होता क्या है, इसमें आप ऐसा समझिए कि जो W है वो आपका वेट होता है, वेट, B जो होता है वो होता है बायस, X जो है वो X की वैल्यू, Y जो है वो Y की वैल्यू, F जो है वो हमारा फंक्शन है जिसको हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन फंक्शन। F जो है वो हमारा एक्टिवेशन फंक्शन है। फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। मैथ में जो हमारी स्लोप की इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल टू mx प्लस c। m जो है वो हमारा स्लोप है, c जो है वो हमारा इंटरसेप्ट है। ये मैथ का पैराडाइम है। जब हम लोग इसमें बात करते हैं डीप लर्निंग में या फिर न्यूरल नेटवर्क्स में, तो यहाँ पर W जो होता है वो वेट होता है, B जो होता है वो बायस होता है, X जो है वो आपका X वैल्यू, Y जो है वो Y की वैल्यू, और फंक्शन में इसको हम लोग रखते हैं कि वो एक्टिवेशन फंक्शन होता है। इतनी बात अभी तक क्लियर हो गई है। डीप में और आगे हम लोग चल रहे हैं, इतना मुझे उम्मीद है अभी तक क्लियर हो गया होगा। और ये कैसे काम कर रहा है उस पर अब हम लोग आगे फोकस करने जा रहे हैं। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे बताइए और फिर इसमें हम लोग आगे बात करते हैं। तो इतना हमने डिस्कस किया न्यूरल नेटवर्क से, बहुत ही बेसिक से भी बेसिक पे। अभी हम लोग ने जनेया शुरू भी नहीं किया, आप समझ लो, ऐसा बहुत बेसिक पे मैं अभी चल रहा हूँ। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते। अब क्या होता है कि ये जो इक्वेशन है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ wx प्लस b, ये हमारा एक्टिवेशन फंक्शन है। अब जैसे कि मेरा ये न्यूरल नेटवर्क है, नेक्स्ट पे बनाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पे बनाते हैं। मैं थोड़ा सा क्लियर करके इसको नेक्स्ट पे बनाता हूँ। इतना उम्मीद है क्लियर हो गया होगा अभी तक। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और थोड़ा सा इस पे बात करते हैं, ठीक है। दो तीन चीजें होती है उस पर फोकस करने की जरूरत है। ध्यान से आप लोग देखिए इसको। दो ले लेते हैं वरना ज्यादा कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके ओके ओके, तो ये एक न्यूरॉन है, ये एक सिंगल न्यूरॉन है जो मैं सबसे कनेक्ट कर रहा हूँ। ये दूसरा सिंगल न्यूरॉन है जो मैं सबसे कनेक्ट कर रहा हूँ। ये बीच के न्यूरॉन्स हैं जो मैं इससे भी करूंगा, इससे भी करूंगा। ये बीच का न्यूरॉन है जो मैं इससे भी, और ये वाला इससे भी और इससे भी, ठीक है। ये दोनों न्यूरॉन्स जो है वो इससे भी कनेक्ट होंगे, इससे भी कनेक्ट होंगे, और ये आपका फाइनल आउटपुट आ जाएगा। आप समझ लीजिए ये जो पोर्शन है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, मैं कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ। ये जो पोर्शन है, फर्स्ट पोर्शन, ये आपका इनपुट हो गया, इनपुट हो गया, ठीक है। ये जो है वो आपका बीच में जो है वो आपका, ये आपका हिडन लेयर हो गया, हिडन लेयर, ठीक है, हिडन लेयर्स हो गया, ठीक है, हिडन लेयर बीच में है ये। और ये जो है वो आपका आउटपुट हो गया, आउटपुट न्यूरॉन या फिर आपका आउटपुट, ठीक है। अब आप इस इक्वेशन को यहां पर देखिए, y इक्वल टू w फंक्शन ऑफ wx प्लस b, ठीक है। एक्टिवेशन फंक्शन, इसको हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन फंक्शन। b जो है वो आपका बायस, w जो है वो आपका है वेट, x की वैल्यू, y की वैल्यू, ठीक है। इनपुट, हम कोई चीज डालते हैं, कंप्यूटेशन करते हैं, प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद जो है वो एक चीज निकल के आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर आप समझिए आयरन, ठीक है, मैं आयरन डालता हूं, ये मेरी मशीन है, बाहर निकल के क्या आता है आयरन से, क्या होता है आयरन एक्स, ठीक है, आयरन एक्स, कुल्हाड़ी या कुछ आप कह लो ना, ठीक है, हथौड़ी, कुल्हाड़ी, जो भी समझो। आयरन, लोहा मैंने इनपुट के तौर पे डाला, मशीन मेरा प्रोसेस अंदर कर रही है। वो प्रोसेस क्या होगा उसको भी हम लोग समझेंगे, लेकिन समझ लो बस प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस होने के बाद हमारे पास जो आउटपुट निकल के आ रहा है वो हमारी आयरन एक्स है, यानी कि कुल्हाड़ी या फिर आप जो भी कहना चाहो। ये हमारा एक प्रोसेस हो गया, इनपुट, हिडन लेयर यानी कि प्रोसेस, और आउटपुट। इसी तरीके से इस सब को हम लोग जो है वो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं? एक्स जो है यानी कि जिसमें हम वैल्यू डालेंगे वो हमारा इनपुट हो गया, यानी कि एक्स जो है वो यहां पर आ रहा है, ठीक है। डब्ल्यू बी और फंक्शन, मतलब कि एक्टिवेशन फंक्शन, वेट और बायस, ये आप समझ लो एक्टिवेशन फंक्शन, वेट, बायस, ये सारा बीच में प्रोसेस हो रहा है। वो जो भी प्रोसेस हो रहा है वो हो रहा है, बस बीच में हो रहा है, ठीक है। आउटपुट y निकल के आ रहा है आउटपुट में, हमारा y जो है वो यहाँ पर आउटपुट निकल के आ रहा है, यानी कि x हो गया हमारा आयरन इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग। FWB जो है वो हमारे प्रोसेसेस हैं, हमारे प्रोसेस हैं जो बीच में हो रहे हैं हिडन लेयर में। मैं आपको ये बहुत लेमैन तौर पे समझा रहा हूँ, टेक्निकली अभी तो गया ही नहीं हूँ। ये हमारा प्रोसेस हो रहा है और जो आउटपुट निकल के आ रहा है वो हमारा y है, जो कि y हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, यानी कि आयरन एक्स है। तो इस तरीके से जो है सारे लोग जो सुन रहे हैं, ये इक्वेशन जो है
वो डीप न्यूरल नेटवर्क्स या डीप लर्निंग की बेसिक फाउंडेशन है कि जिसमें आपके पास एक्टिवेशन फंक्शन है, आपके पास बायस है, आपके पास वेट है, आपके पास इनपुट वेरिएबल है और आपके पास आउटपुट है। तो ये पूरा प्रोसेस हम लोग एक इस इक्वेशन से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, इसके ऊपर हम लोग अब बिल्ड अपॉन करने जा रहे हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि डीप लर्निंग हमने बात की और कैसे जो है वो काम होता है, बीच में हिडन लेयर के ऊपर बात की, इनपुट के ऊपर बात की, आउटपुट के ऊपर बात की, एग्जांपल लेके देखा आयरन प्रोसेस और आयरन एक्स का निकलना, ये इक्वेशंस को कैसे फॉलो थ्रू करती है, कैसे रूल्स और आपके लिए लॉज स्टैब्लिश करती है, वो सारा जो है वो हमने देख लिया। अब बात को आगे बढ़ाते हैं और इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हैं और इस पे बात करते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने फर्स्ट जनरेटिव एआई के टॉपिक की, जिसको हम लोग कहते हैं ऑटो रिग्रेसिव मॉडल। अभी तक मैं बेस बनवा रहा था आपका, आप मेरा बेस बनवा रहे थे अभी तक। अब एक्चुअल में जनरेटिव एआई का फर्स्ट टॉपिक जो है वो अब हम लोग कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ऑटो रिग्रेसिव मॉडल्स, यानी कि लैंग्वेज मॉडलिंग का टॉपिक अब स्टार्ट होने जा रहा है। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, मजा आने वाला है। ओके, मैं उम्मीद करता हूं आपको मजा आ रहा होगा और मैं पता है बहुत एंजॉय करता हूं, मतलब मैं आप लोग से सीख रहा हूं, पता है मैं अभी सीख रहा हूं क्योंकि मैं जो बता रहा हूं वो मेरे माइंड में और ज्यादा अच्छे से इनग्रेव होता जा रहा है और आप लोग भी जो है वो यही करो। मतलब मैं नोट्स और ये सबसे मैं ज्यादा प्रेफर करता हूं कि आप जो है वो बस एग्जैक्टली नोट्स मैं आपको दे दूंगा, किसी को पढ़ा दो, जब पढ़ा दोगे ना तो खुद पढ़ जाओगे, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक जो मैंने लिखा था स्टार्टिंग में, ऑटो रिग्रेसिव मॉडल्स। मैं चौक चेंज कर लेता हूं ताकि ज्यादा अच्छे से आप लोग को दिखे, ये ब्राइट है थोड़ी। ऑटो रिग्रेसिव मॉडल्स हमारा फर्स्ट टॉपिक जनरेटिव एआई का, इस पे बात स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अब इसमें होता क्या है, मैं थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लेता हूं। जेन एआई में या जनरेटिव एआई में एक टॉपिक होता है टेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। टेक्स्ट जनरेशन में लेके चल रहा हूं। तो जनरेटिव एआई में जो टेक्स्ट जनरेशन होता है, जिसमें मॉडल आप जानते हैं कौन से मॉडल, जैसे कि जीपीटी, चैट जीपीटी जो आप यूज करते हो, उसका जो पीछे का बैकएंड है यानी कि जीपीटी, वो क्या यूज करता है, वो यूज करता है ऑटो रिग्रेसिव मॉडलिंग। ऑटो रिग्रेसिव मॉडलिंग जो है वो आपका चैट जीपीटी यूज करता है ऑटो रिग्रेसिव मॉडल में। इतनी बात अभी तक क्लियर हो गई। कैसे करता है उस पर बात करता हूं। इसका आइडिया क्या है, इसका नोशन क्या है, कैसे करता है, वो जो आइडिया है वो मैं आपको बताता हूं। वो आइडिया, आखिर वो आइडिया क्या है कि ये यूज कैसे करता है, काम होता कैसे है, क्या पीछे प्रोसेस चलता है। तो आइडिया बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल आइडिया है। आइडिया सिंपल कैसे है, क्या करता है, वो क्या करता है, सिर्फ प्रेडिक्ट करता है नेक्स्ट टोकन को, प्रेडिक्ट करता है नेक्स्ट टोकन को गिवन क्या चीज उसके पास होती है, प्रीवियस टोकन। आप ऐसा समझो कि आपके पास ये एक टोकन है, आपको नेक्स्ट टोकन प्रेडिक्ट करना है। तो ये जो टोकन जो प्रेडिक्ट होता है, ये जो आपका जो टोकन प्रेडिक्ट होता है, ये किस बेसिस पे प्रेडिक्ट होता है, ये इसके बेसिस पे प्रेडिक्ट होता है। अब ये जो आपका A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, ठीक है, A4 है आपका। A4 A3 के बेसिस पे प्रेडिक्ट होगा, A3 A2 के बेसिस पे प्रेडिक्ट होगा और A2 जो है वो आपका A1 के बेसिस पे प्रेडिक्ट होगा और ये साइकिल चलती रहती है। ये आइडिया है ऑटो रिग्रेसिव मॉडल का। ऑटो रिग्रेसिव मॉडल में बस यही होता है और कुछ भी नहीं होता है। इसको मैथमेटिकली बस मॉडल कर देते हो और आपका काम हो जाता है। हमेशा मेरी रिक्वेस्ट है, इंट्यूशन से समझो, फिलॉसफी से समझो, आप रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझो और इसको सिखाओ किसी को, तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ऑटो रिग्रेसिव मॉडल जो है वो जनरेटिव एआई का फर्स्ट टॉप है कि जिसके अंदर आइडिया बहुत ही सिंपल है कि जिसमें आप हर एक टोकन को, अब टोकन क्या होता है उसकी भी बात समझो। मैं ऐसा सोचता हूँ ना कि जो भी देख रहा है वो कोई भी टाइप का आदमी हो सकता है। उसको हो सकता है बहुत आता हो, उसको हो सकता है एकदम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हो। तो टोकन क्या होता है, आई एम डैनियल, ठीक है। ये एक सेंटेंस है, आई एम डैनियल। इसमें आई अलग है, एम अलग है, डैनियल अलग है। ये एक टोकन हो गया, दूसरा टोकन हो गया, तीसरा टोकन हो गया। यानी कि किसी सेंटेंस में, किसी स्टेटमेंट में, किसी स्ट्रिंग में अलग अलग जो वर्ड्स होते हैं, जब उसको हम लोग एकदम सिंपलेस्ट यूनिट में तोड़ देते हैं, उसको हम लोग टोकन कहते हैं, ठीक है। अब इसी एग्जाम्पल को अगर मैं यहां पे लेके देखूं तो ऐसे काम करेगा कि आइडिया बहुत सिंपल है कि हम कोई भी टोकन जो है वो उसके प्रीवियस टोकन के बेसिस पे प्रेडिक्ट करते हैं। तो अगर मुझे डैनियल को प्रेडिक्ट करना है तो मैं एम के बेसिस पे डैनियल प्रेडिक्ट करूंगा, एम जो है वो आई के बेसिस पे प्रेडिक्ट करूंगा और ये साइकिल चलती जाती है। ये जो है वो बड़ा बेसिक सा नोशन है आपके
ऑटो रिग्रेसिव मॉडल्स का। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब थोड़ी सी मैथमेटिकल डेफिनेशन, इतनी जो भी मैंने आपसे कहानी सुनाई या सुनी, इसको मैथमेटिकली लिख देते हैं यार। मतलब क्यों परेशान होना, क्यों हम लोग को मैथ से भागना, जबकि मैथ सबसे ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है। इस बात को, अब यही जो ये सब मैंने आपसे बात की है, इसको मैं मैथमेटिकली लिखने जा रहा हूं। आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, इसी चीज को मैं मैथ में लिखने जा रहा हूं। देखिए, p ऑफ x1 x2 up to xn equal to t1 to n p x1 x less than t। क्या हो रहा है, ध्यान से सुनिए, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। हम बात कर रहे हैं कि p यानी कि प्रोबेबिलिटी जो है वो x1 x2 xn तक जो है वो क्या होगी, कुछ भी नहीं होगी अगर आपको x1, ये लिखा है मैंने x1 x लेस देन t, और ये t की वैल्यू कहां से कहां है, t की वैल्यू 1 से n तक है। मैंने ये लिख रही इक्वेशन ये कहना चाह रही है कि जो x की वैल्यू है वो डिपेंड करती है उसके प्रीवियस से, यानी कि x जो है वो हमेशा, जो x है वो t से कम होगा। कैसे होगा, x1 x2 xn तक, यानी x जो है वो 1 हो सकता है, x2 हो सकता है, x3 हो सकता है, और फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ x10 तक मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर इस इक्वेशन का मतलब ये है कि अगर मुझे x10 निकालना है तो वो डिपेंड करता है x9 पे, लेस दैन t, ठीक है। यही इक्वेशन यही कह रही है ना, और ये हमारा t है, सॉरी x यहां मैंने 1 लिख देता है, t है। तो t जो है वो x जो है वो t से कम है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग आगे बढ़े तो x9 जो है वो डिपेंड करता है x8 पे, x2 जो है वो डिपेंड करता है x1 पे, एंड सो ऑन। तो ये जो हमने बात की थी इंट्यूशन से, ये मैथ है, ये इंट्यूशन है, ये मैथ है, ये फिलॉसफी है, और ये साइंटिफिक मेथोडोलॉजी। मैं लिख भी देता हूँ, ये आपका इंट्यूशन है, ये आपका इंट्यूशन है, ये आपका मैथ है। मैथ और इंट्यूशन में क्या फर्क है, लोग जो है वो मैथ पढ़ते हैं और इंट्यूशन पे आते हैं, गलत। इंट्यूशन से फोकस, इंट्यूशन से काम लो, इंट्यूशन पे फोकस करो और फिर मैथ पे जाओ। अगर रिवर्स करोगे तो प्रॉब्लम होगी। मतलब इंट्यूशन, मैथ पढ़ लिया, इक्वेशंस पढ़ ली, समझ भी नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, नहीं, इंट्यूशन पे फोकस करो, इंट्यूशन के थ्रू जो है वो मैथ पे जाओ, मैथ के थ्रू इंट्यूशन पे ना हो। ये ऑल द टाइम जो है वो मैंने सीखा है कि आप इंट्यूशन के बेसिस पे जो भी डिसीजन लेते हो या फिर जो भी आप फोकस करते हो किसी भी कॉन्सेप्ट में, चाहे वो मैथमेटिकल हो या साइंटिफिक हो, तो इजी होता है और फिर उसको आप किसी भी तरीके से मोल्ड करके कभी भी प्रेजेंट कर सकते हो। अगर आपको ये आता है ना इंट्यूशन, तो आप इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगाली, साइंटिफिकली, नॉन साइंटिफिकली, एकेडमिक के तौर पे, नॉन एकेडमिक के तौर पे, इंडस्ट्रियल, नॉन इंडस्ट्रियल, इंटरव्यूज, कीनोट स्पीच, कहीं पे भी जो है वो प्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन अगर सिर्फ ये आता है, अगर सिर्फ एक मैथ की इक्वेशन आती है, तो बोल नहीं पाओगे, फंस जाओगे। हो सकता है, मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है, हो सकता है सबके लिए अलग अलग हो। तो ये मैंने बात की थी ऑटो रिग्रेसिव मॉडल्स पे। ऑटो रिग्रेसिव मॉडल्स क्या होते हैं, अगर आपसे आप कोई भी पूछे या कोई ना पूछे तो उसको स्पेशली जाके बताओ कि ऑटो रिग्रेसिव मॉडल्स ये होते हैं कि जिसमें हर एक नया टोकन जो है वो प्रिडिक्ट होता है उसके प्रीवियस टोकन के बेसिस पे, उसकी जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन या इक्वेशन है वो ये होती है, और इसी तरीके से जो है पूरा काम होता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए थे लेकिन मैंने एग्जांपल्स नहीं लिए, मतलब आपको मैंने लेके दिखा दिया, लेकिन चलो फिर भी एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, तो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाए और बिल्कुल भी जो है वो आपको इसके अंदर जो है वो कोई शक ना रह जाए, कोई शक शुबा ना रह जाए, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल है द कैट सैट ऑन द, ठीक है, बस इतना ही है, द कैट सैट ऑन द। अब मुझे अगला जो वर्ड है वो प्रेडिक्ट करना है। अगला जो वर्ड है वो किसके बेसिस पे प्रेडिक्ट होता है, प्रीवियस के बेसिस पे। तो अब अगर मैं प्रोबेबिलिटीज आप लोगों को दूं तो हो सकता है मैथ की प्रोबेबिलिटी मैं आपको दे रहा हूं 0.7, मैं आपको चेयर की प्रोबेबिलिटी दे रहा हूं आपको 0.2, और रूफ की प्रोबेबिलिटी मैं आपको दे रहा हूं 0.1। अब आप मुझे बताइए कि जो हाईएस्ट पॉसिबल प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी सेटिंग में, वही जो है वो प्रेडिक्ट होके आती है। तो द कैट सैट ऑन द ब्लैंक, मैट होगा, चेयर होगा, रूफ होगा, तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है, मैट की। तो फिर ये आपका यहाँ पर आ जाएगा मैट, द कैट सैट ऑन द मैट। और ऐसे ही जब आप कोई प्रॉब्लम देते हो चैट जीपीटी को, तो आपने देखा है बहुत सारी चीजें जनरेट होती हैं, तो उसके पीछे इतना हैवी कंप्यूटेशन हो रहा होता है कि जो हम लोग रियलाइज नहीं करते, क्योंकि हम लोग बहुत फास्टली उसको एप्लीकेशन के तौर पे यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअलिटी में उसका जो बेसिक फंडामेंटल और आइडिया है
वो ये है कि इस तरीके से चैट जीपीटी जो है वो काम करता है। हालांकि इसमें और बहुत सारी चीजें हैं, हम उस पर जाएंगे, लेकिन हम बेसिक ऑटो रिग्रेसिव मॉडल्स के ऊपर मैं बात करना चाहता हूं कि वो ये आइडिया है कि जिसके थ्रू जो है वो चीजें होती हैं। ओके, अब हमने इतनी बातें कर ली और हमने ऑटो रिग्रेसिव मॉडल्स जो है वो कवर कर लिया। अब उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा, एक्सप्लेनेशन में मजा आया होगा, लिसनिंग में मजा आया होगा, और सीखने को बड़ा मुझे आपसे मिल रहा है। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, मैं यही कहूंगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बैकबोन है। वो बैकबोन है जनरेटिव एआई की, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर। आपने नाम सुना होगा ना, ट्रांसफॉर्मर या फिर बहुत सारी चीजें। तो अब ट्रांसफॉर्मर पे बात करते हैं कि ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। ये बैकबोन है जनरेटिव एआई की, मतलब इसके आगे बहुत सारी चीजें, लेकिन यहां से बात स्टार्ट होती है। ऑटो रिग्रेसिव मॉडल्स जनरेटिव एआई का फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप पे आ जाते हैं जो हमारा है ट्रांसफॉर्मर्स। ट्रांसफॉर्मर्स पे बात करते हैं, बात स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर्स कहां कहां पे यूज होता है मैं आपको बताता हूं। ट्रांसफॉर्मर्स जिस जगह पे यूज होता है या फिर जिस आर्किटेक्चर को पावर करता है, वो आपका जीपीटी है, वो आपका क्लॉड है, वो आपका लामा है और आपका जेमिनी है। ये जितने भी आप जनरेटिव एआई एप्लीकेशंस यूज करते हो डेली बेसिस पे, उसके पीछे जो आर्किटेक्चर यूज हुआ है वो ट्रांसफॉर्मर है। और ट्रांसफॉर्मर को अब हम लोग जो है वो डिटेल में देखने जा रहे हैं। चलिए बात स्टार्ट करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती थी। अब देखो, कोई भी चीज जो एडवांसमेंट होता है वो पीछे जो है प्रेजेंट या फिर करंट स्टेट ऑफ आर्ट जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है या फिर कुछ शॉर्टकमिंग्स है या फिर आप कह लीजिए कुछ ऐसी चीज है कि जो सही नहीं है। उसका इंप्रूवमेंट जो है, उसकी अपडेट जो है, उसकी अपग्रेड जो है, वो जब कोई चीज लेके आता है तो फिर वो उसका एक्सटेंशन या फिर करंट इनोवेशन कहलाता है। ऐसे ही है। तो हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, ऑटो रिग्रेसिव मॉडल्स। तो ऑटो रिग्रेसिव मॉडल्स में कमी थी, वो क्या कमी थी आइए देखते हैं। जो कमी थी उसके बाद ट्रांसफॉर्मर को लाया गया। तो ऑटो रिग्रेसिव मॉडल्स में जो प्रॉब्लम्स थी या फिर उसकी और फैमिली में उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम से बात करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या थी कि जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, RNN एंड LSTM, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स और लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। इस पे भी बात कर लेंगे, आप लोग परेशान ना हो, लेकिन अभी के लिए सुनिए कि ये जो दो आर्किटेक्चर्स थे वो क्या करते थे, वो रीड करते थे सीक्वेंस वर्ड बाय वर्ड। यानी कि ये जो दो आर्किटेक्चर्स थे वो वर्ड बाय वर्ड रीड करते थे। यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, टाइम ज्यादा हो गया, रिसोर्सेज ज्यादा लग रही है। फर्स्ट हमारी शॉर्टकमिंग या प्रॉब्लम ये थी। सेकंड ये थी कि जो लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसीज होती है। मतलब एग्जांपल लेके दिखाता हूं। लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसीज किसको कहते हैं? द बलून that the boy was holding popped। ठीक है, वो बलून जो एक लड़का पकड़ा था फट गया या फिर पॉप हो गया। ठीक है, अब इसमें अगर मुझे ये पूछना है या फिर मैं चाहता हूं कि मेरा कॉन्टेक्स्ट ये रिमेंबर करे कि जो पॉप हुआ है तो उसके पीछे कॉन्टेंट क्या है। यानी कि अगर मैं सिर्फ पॉप के ऊपर बात करूं, सिर्फ अगर मैं पॉप पे फोकस करूं, ये मेरा अटेंशन है पॉप्ड, तो मैं चाहता हूं मेरा आर्किटेक्चर ये ध्यान में रखे कि ये जो पॉप हुआ है या फिर ये जो फटा है, इसके पीछे ये है कि जो बलून है वो एक लड़का पकड़े हुए था और वो फट गया। तो ये जो पूरा लॉन्ग टर्म आप कह लीजिए एक कॉन्टेक्स्ट है, यानी कि लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसी है, ये मैं चाहता हूं रहे, जो कि हमारे करंट स्टेट ऑफ आर्ट में यानी कि प्रॉब्लम्स में जो है वो इनमें नहीं थी। वो ये नहीं कर पा रहे थे, यानी कि लॉन्ग टर्म आपके लिए मेमोरी जो है वो नहीं रख पा रहे थे। पॉप्ड हुआ है, क्यों हुआ है, वो इस वजह से हुआ है, ये वजह पता नहीं थी। ठीक है, तो ये हमारी एक प्रॉब्लम थी जिसको ट्रांसफॉर्मर ने सॉल्व किया। और अब इसके आगे जो है वो हम लोग नेक्स्ट चीज पे चलते हैं कि ट्रांसफॉर्मर में ऐसा क्या था कि ये प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकला। अब इसका जो सोल्यूशन है, इन प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है, ये जो ट्रांसफॉर्मर लेके आया उसको कहते हैं अटेंशन मैकेनिज्म। अब ये जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल के आया उसको हम लोग कहते हैं अटेंशन मैकेनिज्म। ठीक है, अब वो अटेंशन मैकेनिज्म क्या होता है उस पे अब हम लोग बात करने जा रहे हैं। मम्मी कितना मजा आ रहा हो, एक स्टोरी लाइन है, बस सुनते जाओ, एक कहानी है, सुना रहा हूं, सुन लो। ठीक है, अब आगे बात स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। अटेंशन मैकेनिज्म क्या होता है? ओके, अटेंशन मैकेनिज्म पे बात करते हैं। ठीक है, अटेंशन मैकेनिज्म में दो तीन चीजें होती हैं।
देखो इंट्यूशन समझेंगे, मैथ पे जाएंगे, या फिर अभी मैथ लिख देता हूँ, इंट्यूशन पे जाएंगे, जैसे भी करते हैं स्टार्ट करते हैं। सेल्फ अटेंशन, जो अटेंशन मैकेनिज्म है, अटेंशन मैकेनिज्म जो है, इसमें एक चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं सेल्फ अटेंशन। ठीक है, सेल्फ अटेंशन क्या होता है, इस पे बात करते हैं। अगर मेरे पास कोई सेंटेंस है, अगर मेरे पास कोई सेंटेंस है जिसमें यू नो आई एम डैनियल, अब मैं चाहता हूं कि मैं इन सब में से किस पे फोकस करूं, कौन सा वर्ड है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा वर्ड है जो सबसे ज्यादा मतलब मीनिंगफुल है, कौन सा वर्ड है जो सबसे ज्यादा अगर मैं उसको रखूंगा तो वो इंपॉर्टेंट है, और जो लेस इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको मैं हटा भी सकता हूं। तो वो जो है इसको हम लोग कहते हैं सेल्फ अटेंशन, यानी कि खुद से समझ में आना। इसको खुद समझ आना चाहिए कि यार सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, मैं उसको रखूंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट इस केस में नेम है, डैनियल जो मेरा नाम है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आई एम तो जो है वो सपोर्टिंग वर्ड्स है, या फिर सपोर्टिंग आप कह लीजिए एज एन कैटलिस्ट है, जो केमिकल रिएक्शन को जो है वो मदद करते हैं और ज्यादा स्पॉन्टेनियस या वोलेटाइल होने में, लेकिन उसका एक्चुअल में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब एम और आई का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जो एक्चुअल बात है वो है डैनियल। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं सेल्फ अटेंशन, जो कि होनी चाहिए, जो कि इंसानों में होती है। इसमें कैसे है उस पर बात करते हैं। अब आप ये समझिए कि एक फॉर्मूला मैं आपके सामने लिखता हूं, उस फॉर्मूला को हम लोग डिटेल में समझेंगे और सब आपको क्लियर हो जाएगा। अटेंशन जो है इसमें 3 पैरामीटर्स होते हैं, क्या क्या, Q, K, V। अटेंशन में 3 पैरामीटर्स होते हैं, 3 आपके लिए इनपुट्स या आपके लिए फैक्टर्स होते हैं। वो 3 फैक्टर्स हैं Q, K, V इक्वल सॉफ्ट मैक। सॉफ्ट मैक क्या होता है, सॉफ्ट मैक एक एक्टिवेशन फंक्शन है। एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने न्यूरल नेटवर्क से बेसिक्स में पढ़ा था, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ wx प्लस b। तो ये जो फंक्शन होता है कि जिसके अंदर वैल्यूज जाती हैं, तो हर फंक्शन अलग अलग तरीके से परफॉर्म करता है। एक फंक्शन आपका सिग्मॉइड है, एक फंक्शन आपका सॉफ्ट मैक्स है, एक फंक्शन आपका रेलू है, और न जाने कितने हैं। अभी हमारे इस कॉन्टेक्स्ट में इतना बस आपको जानना जरूरी है, इससे ज्यादा हम लोग आगे बात करेंगे, इतना भी आपको क्लियर हो गया होगा। अटेंशन जो है वो Q, K, V ये 3 चीजों पे आती है, जो कि इक्वल किसके होती है, सॉफ्ट मैक्स से होती है। सॉफ्ट मैक्स हमारा एक एक्टिवेशन फंक्शन है। अब इसके अंदर फॉर्मूला क्या है वो आप लोग देखिए, Q, K पावर T बाय रूट D, K और V। ये हमारी इक्वेशन है सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म की या फिर अटेंशन मैकेनिज्म की। ये वाला मैं रफ कर देता हूं, ये अभी यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर ये QKV होता क्या है, जाहिर सी बात आप लोग ये सोचोगे यार QKV क्या चीज है, तो उसको मैं बता देता हूँ। Q क्या होता है, Q जो होता है वो आपका होता है क्वेरी। क्वेरी आप लोग करते हो ना, प्रॉम्प्ट डालते हो, क्वेरी करते हो, तो वो Q हमारा क्वेरी है। जो K है वो है की, और V जो है वो है वैल्यू। QKV जो है वो हमारी 3 चीजें क्या है, क्वेरी है, की है, वैल्यू। ये 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म में, जो कि बैकबोन है ट्रांसफॉर्मर्स की। ये QKV हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब होता क्या है, मैं थोड़ा सा इस पे लिखता हूं, फिर आप लोगों से बात करता हूं। क्वेरी जो है वो आपका करंट वर्ड है, जो आपके पास अभी वर्ड है, करंट वर्ड है, यानी कि जो आपका निकल के आ रहा है प्रॉम्प्ट में, आप समझ रहे होगे ना, जो आप लिखते हो, तो उसमें जो करंट वर्ड है, अभी का वर्ड है, वो आपका क्वेरी है। की जो है वो आपके अदर वर्ड्स है, अदर वर्ड्स। और वी जो है वैल्यू, वो क्या है, इंफॉर्मेशन अबाउट अदर वर्ड्स। और वर्ड्स की इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी वैल्यू में आ जाती है, जो हमारी की जो है वो हमारे अदर वर्ड्स हो जाते हैं, और हमारा जो करंट वर्ड है वो हमारी क्वेरी हो जाती है। ये QKV जो है वो 3 चीजें जो है वो इस अटेंशन में पास होती हैं। और हमारा जो फंक्शन है, यानी कि हमारा जो ऑपरेटर है, वो सॉफ्ट मैक्स है, कि जिसमें Q, K पावर T रूट D K मल्टीप्लाइड बाय V ये यहां पर काम करता है। थोड़ा सा मैं इसको जो है वो और बाय एग्जांपल लेके चलता हूं, ताकि इंट्यूशन से आपको ये समझ में आ जाए। एग्जांपल मैं यहां पर लिखता हूं, ठीक है, एग्जांपल समझते हैं इसको। अब मॉडल करता क्या है, समझ लो। मॉडल जो है वो आपका वो क्या कंप्यूट करता है, मॉडल आपका कंप्यूट करता है सिमिलैरिटी, कितने सिमिलर है वो। मॉडल आपका कंप्यूट करता है सिमिलरिटी किसके बीच में, बिटवीन Q एंड K। Q और K यानी कि क्वेरी, यानी कि आपका करंट वर्ड, और आपका K यानी कि आपके अदर वर्ड्स, इसके बीच में सिमिलरिटी कितनी है, कितने सिमिलर हैं,
वो यहाँ पर आपका मॉडल जो है वो कंप्यूट करता है। और कंप्यूट कैसे करता है? यूज करता है वेट को जिसका नाम v है। अब देखिए मैंने तीनों चीजें जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे बात की थी, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ wx प्लस b, ये इक्वेशन याद है जिसमें मैंने कहा था कि सारी चीजें इसी पे डिपेंडेंट है। वेट, बायस, इनपुट, आउटपुट फंक्शन। मॉडल इसमें हो क्या रहा है वो आप समझो। इसमें ये हो रहा है कि आपका मॉडल जो है वो कंप्यूट करता है सिमिलरिटी, किसके बीच में सिमिलरिटी कंप्यूट करता है? Q के बीच में और K के बीच में। Q हमारा करंट वर्ड है, K हमारे पास जो है वो हमारे पास ऑड जितने भी आप कह लीजिए अदर वर्ड्स हैं वो हैं, और ये इसके बीच में जो है वो कंप्यूट करता है कितने सिमिलर हैं, और उसके बाद वो यूज करता है वेट v को, यानी कि ये आपकी इंफॉर्मेशन है, इसके बेसिस पे करता है। एग्जाम्पल लेता हूं, आई एम डैनियल रिजवी। हाँ ठीक है, मेरा करंट वर्ड अगर डैनियल है, अदर वर्ड मेरा आई है, एम है और रिजवी है, और वेट यानी कि हमारी आपके लिए अदर वर्ड्स की इंफॉर्मेशन है। आई क्या चीज है, एम क्या चीज है, रिजवी क्या चीज है, ये सब जो है वो सारे आपके वी में आते हैं, वैल्यू में आते हैं। अदर वर्ड जो है यानी कि आप फर्क है समझो, के और वी में ये फर्क है कि के जो है वो आई है, एम है और रिजवी है, इतना ही है। वी जो है आई के एट्रीब्यूट्स, आई की प्रॉपर्टीज, एम की प्रॉपर्टीज, रिजवी की प्रॉपर्टीज, ये सारा कुछ वी है। और क्यू जो है वो आपका एक्चुअल डैनियल है जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं। इतना क्लियर हो गया है? तो अब मॉडल करता क्या है? मॉडल जो है वो कंप्यूट करता है कि आपका ये मेरा क्यू है और ये मेरे सारे के हैं, क्यू के वी, ये भी के है, ये भी के है और ये भी के है। तो अब क्यू और ये सारे के, इसके बीच में जो है वो सिमिलरिटी हम लोग देखते हैं, और इस सिमिलरिटी को कंप्यूट करते हैं हम लोग इसके एट्रीब्यूट से, इसकी प्रॉपर्टीज से, इसकी और इंफॉर्मेशन से, और वो सब जो निकल के आता है उसके थ्रू हम अटेंशन समझने लगते हैं कि हाँ भाई कौन सा वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है, वो यहां से निकल के आता है, वो उसका जो बेसिक आइडिया है वो यहां से निकल के आता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, इतनी ये ह्यूमंगस इक्वेशन पे ना जाओ, बहुत ही ईजी है। बल्कि मुझे तुम लोगों ने अभी मुझे बताया, मुझे याद हो गई, समझ पा रहे हो? तो ये इतना सही है सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म। ठीक है, एग्जाम्पल जो है वो मैं एक लेता हूं इसको और अच्छे से समझने के लिए। इतना भी तो क्लियर हो गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं भाई एक एग्जाम्पल लेके आपको सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म ट्रांसफॉर्मर का समझाता हूं। ठीक है, देखते हैं इसको, आइए देखते हैं इसको कि आखिर एक एग्जाम्पल में इसको अगर हम लोग जब फ्रेम करेंगे एक लंबे एग्जाम्पल में तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल कुछ यूं है कि कैट जो है वो बैठी हुई है मैट पे क्योंकि वो थक गई है। ठीक है, the cat sat on the mat because she is tired. It was tired. ठीक है, because it was tired. ये हमारा एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल में ये सारी बातों को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, कि इसमें कैसे होता है। तो अब हम लोग जब प्रोसेस करेंगे अटेंशन को, तो जो मॉडल है वो हमारा किस पे फोकस करेगा? मॉडल हमारा उस इक्वेशन के बेसिस पे, वो इक्वेशन के बेसिस पे जो मैंने आपको दिखाई थी, और क्यू के वी के बेसिस पे हमारा मॉडल ऑटोमेटिकली जो है वो फोकस करेगा सबसे ज्यादा कैट पे। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। सबसे ज्यादा फोकस करेगा कैट पे, सबसे ज्यादा फोकस हम उसका कैट पे होगा, सैट पे नहीं होगा और मैट पे नहीं होगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो कैट पे होगा। ये जो है वो आपके लिए सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म है कि जो कि क्यू के वी के थ्रू होता है। इसको हम लोग जब आगे आने वाले टाइम में ट्यूटोरियल में या फिर कोडिंग में करेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ इस तरीके की एक्सप्लेनेशन में ज्यादा अच्छे से मजा आ रहा होगा और आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये एग्जाम्पल जो है वो मैंने ऐसे लिया कि इसमें सैट नहीं है, मैट नहीं है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम एज एन ह्यूमंस जो है वो अगर मैं पूछूं किसके ऊपर बात हो रही है, क्या सबसे इंपॉर्टेंट, आप कहेंगे कैट के ऊपर बात हो रही है। ऐसे ही जो है वो ट्रांसफॉर्मर्स इस मैकेनिज्म को फॉलो करने लगते हैं क्यू के वी के जरिए, और ये ट्रांसफॉर्मर्स का एक्चुअल आइडिया है, एक्चुअल इंट्यूशन जो है वो यही है कि वो इस तरीके से काम करता है क्यू के वी के बेसिस पे, जिसमें क्यू जो है वो आपकी क्वेरी है, के जो है वो आपकी की है और वी जो है वो आपकी वैल्यू है। ये करंट वर्ड है, ये आपके अदर वर्ड्स हैं और ये अदर वर्ड्स की इंफॉर्मेशन है। ये आपका एग्जाम्पल हो गया ट्रांसफॉर्मर के सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म का। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, मजा आया होगा।
अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मतलब इससे रिलेटेड ही है, सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म का ही टॉपिक है, लेकिन मैं थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मर की लेयर्स के ऊपर बात करना चाहूंगा कि लेयर्स कैसे काम करती है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ट्रांसफॉर्मर्स की लेयर पे ही बात करते हैं, इसी का टॉपिक है, मतलब हम लोग थर्ड पे नहीं जा रहे। और रिग्रेसिव मॉडल्स के बाद हम लोग अभी ट्रांसफॉर्मर भी है, लेकिन अब ट्रांसफॉर्मर्स की लेयर्स पे बात करते हैं कि ट्रांसफॉर्मर्स की लेयर्स क्या होती हैं और कैसे होती हैं। ठीक है, दो चीजें होती है। अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हम लोग ने पढ़ा है अटेंशन। ठीक है, तो स्टैग्ड अटेंशन, स्टैग्ड अटेंशन मतलब कि स्टैग्ड मतलब कि एक फिर दो फिर तीन, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। तो ऐसे ही होता है ना, कोई भी अगर आप आर्किटेक्चर बना रहे हो तो एक में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सब में लगता चला जाएगा और वो पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। तो उसी तरीके से स्टैग्ड अटेंशन जो कि ट्रांसफॉर्मर के थ्रू फॉलो हो रहा है, प्लस यहां पर एक और चीज होती है कि जो हम यहां पर बात करेंगे वो है फीड फॉरवर्ड लेयर्स, फीड फॉरवर्ड, बैक प्रोपगेशन, परसेप्ट्रॉन, सब पे बात करेंगे, परेशान ना होइए। लेकिन अभी के वीडियो के टॉपिक में जो रिक्वायरमेंट आता जा रहा है मैं उस पर ही बात कर रहा हूं। तो स्टैग्ड अटेंशन और फीड फॉरवर्ड लेयर पे हम लोग अब इसको बात कर रहे हैं। तो इसमें होता क्या है, तो जो ट्रांसफॉर्मर का सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म है उसमें क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर की लेयर्स में वो यूज करता है मल्टी हेड अटेंशन को जो है वो यूज करता है कि जिसके थ्रू जो है वो मल्टीपल पर्सपेक्टिव जो है वो एक ही बार में देख सकता है, समझ सकता है, सोच सकता है, बता सकता है, सोच विचार कर सकता है और उसमें आ सकते हैं। ठीक है, जब वो मल्टी हेड अटेंशन जो है वो यूज करता है तो वो मल्टीपल पर्सपेक्टिव यानी कि मल्टीपल पर्सपेक्टिव जो है वो एक बार में सोच सकता है, उसके अंदर ये कैपेसिटी और कैपेबिलिटी आने लगती है। और इसी वजह से जो है वो हम लोग बात भी करते हैं कि एआई डेंजरस क्यों है, वो यहीं से निकलेगा। आगे हम लोग उस पर बात करेंगे कि एआई डेंजरस कैसे है, कैसे खुद से जो है वो बहुत सारी ऑगमेंटेशन करके या कॉम्बिनेशन से चीजों को जो है वो एक्सप्लॉइट कर सकता है। लेकिन अभी यही समझो कि हम लोग ने बाकी सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म में, अब वो सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म एक लेयर की बजाय बहुत सारी लेयर्स में, तो उसको हम लोग स्टैग्ड अटेंशन कहते हैं। और वो स्टैग्ड अटेंशन जो है वो फिर आगे की उसको जोड़ते हैं फीड फॉरवर्ड लेयर से, यानी कि आगे बढ़ने वाली लेयर्स में जो आगे बढ़ती हैं। तो जब ये होगा तो उसके बाद हम लोग यूज करते हैं मल्टी हेड अटेंशन, जो कि इसके कॉम्बिनेशन से ही बना है, मल्टी हेड अटेंशन, कि जिसके थ्रू जो है वो मल्टीपल पर्सपेक्टिव, बहुत सारे पर्सपेक्टिव एक बार में समझने की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वो इसी के थ्रू आती है। तो हमने इतनी बात कर ली। अब जो नेक्स्ट है, अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है वो हम लोग ऐड करते हैं एक पोजिशनल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो आपका रैक सिस्टम्स होते हैं जितने भी ये बनते हैं वो सब इसी की अराउंड होते हैं, उस पर हम लोग बात करते हैं। जो पोजिशनल इनकोडिंग होती है, जो पोजिशनल इनकोडिंग होती है वो कैसे होती है, मॉडल जो है आपका, मॉडल जो है वो जानता है वर्ड का ऑर्डर, जो आपका मॉडल है वो जानता है वर्ड का ऑर्डर, यानी कि जो आपकी पोजिशनल एम्बेडिंग होती है, आई एम डैनियल, जो ये आपका आई एम डैनियल है, तो आपका मॉडल जो है वो इसके पहले आपने स्टैग्ड अटेंशन किया, फीड फॉरवर्ड लेयर लगाई, अब वो आपका जो आर्किटेक्चर है वो एक बार में ये मल्टीपल हेड्स वाली अटेंशन समझता है कि आई क्या है, डैनियल क्या है, एम क्या है, और उसके बाद वो पोजिशनल इनकोडिंग रखता है कि जिसका मतलब है एम पहले आएगा, आई उससे पहले आएगा, डैनियल पहले आएगा। अगर इसको अब मैं जंबल अप कर दूं, यानी कि अगर मैं कर दूं आई डैनियल एम, तो उससे वो क्योंकि याद रखता है कि भाई पोजिशनल इनकोडिंग क्या थी, कहां पे क्या था, तो वो फिर भी जो है वो मतलब बना लेता है, वो समझ लेता है कि आप क्या कहना चाह रहे हो। तो फिर अगर आप टाइपो करते हो चैट जीपीटी में या फिर चैट जीपीटी में आगे पीछे लिखते हो तो वो किस वजह से सही हो जाता है, वो किस वजह से समझ जाता है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, उसका सोल कोर और सोल रीजन जो है वो पोजिशनल इनकोडिंग से, कि जिसके थ्रू चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनी या जितने भी आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं उसमें वो जो आपकी पोजिशनल इनकोडिंग्स होती है वो आगे पीछे करने के बावजूद भी जो है वो सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म, यानी कि आपकी फीड फॉरवर्ड लेयर्स और स्टैग्ड अटेंशन जो है वो पहचानती है कि कौन सी चीज क्या है, और उसको फिर रिफ्रेस करके, रिफ्रेम करके या फिर आपके लिए रिस्ट्रक्चर करके आपको सही जवाब देती है। तो उसका कोर रीजन यहां से निकल के आता है, ये वो रीजन है कि जिसके थ्रू जो है वो बात होती है, वरना बात अधूरी है। मैं उम्मीद करता हूं मजा आ रहा होगा। ये हमने भी बात की कि आखिर कैसे ये चीज काम करती है। तो ये हमने ट्रांसफॉर्मर में बात कर ली, डिटेल में हर चीज को, इक्वेशन पे बात की, इंट्यूशन पे बात की, लॉजिक पे बात की, मैथ पे बात की, और बेसिक डीप न्यूरल नेटवर्क्स के जो लेयर्स होती है उस पे बात की।
अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और जिसका नाम है वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स। उम्मीद करता हूँ मजा आ रहा होगा, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं, वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स। अब जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंच रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेरिएशनल ऑटो एनकोडर। VAE लिख देता हूं मैं ना, VAES हमारी जगह सेफ होगी। वेरिएशनल ऑटो एनकोडर। तो अभी तक हम लोग मॉडल के टेक्स्ट पे बात कर रहे थे ना, कि टेक्स्ट आगे पीछे होगा, टेक्स्ट जो है वो इधर उधर होगा, टेक्स्ट कैसे जनरेट हो रहा है, कैट्स और मैथ कैसे हो रहा है, प्रीवियस टोकन पे बेस्ड है, सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन अब जो है वो बात चली जाती है इमेजेस पे। अब बात जो है वो इमेजेस के ऊपर आ जाती है। अब थोड़ा सा हम इमेजेस पे बात करेंगे और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है GANs। तो GANs जो है वो और ही आगे की बात है, लेकिन पहले वेरिएशनल ऑटो एनकोडर को समझ लें कि क्या हो रहा है, फिर GANs पे चलते हैं। तो आप देखिए इसमें होता क्या है वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स में। तो इसका बेसिक आइडिया क्या है, आइडिया लिखना जरूरी है। आइडिया समझिए आप लोग, आइडिया क्या होता है। आइडिया जो है वो आपका VAE जो है वो लर्न करता है कि कैसे आप कंप्रेस करेंगे इनपुट को किस चीज में, एक लेटेंट स्पेस में। याद आया मैंने एक लेटेंट स्पेस लिखा था, अब उस लेटेंट स्पेस को मैं यहां समझने जा रहे हैं। लेटेंट स्पेस में हम लोग जो है VAE एक ऐसी मेथोडोलॉजी पे काम करता है कि जिसमें वो सीखता है कंप्रेस करना एक इनपुट को लेटेंट स्पेस में, और लेटेंट स्पेस एक समरी की तरह होता है। समरी मैं लिख भी देता हूँ, लेटेंट स्पेस में, और उसके बाद फिर वो उसको रिकंस्ट्रक्ट करता है। उसके बाद जो है वो रिकंस्ट्रक्ट करता है, यानी कि जो VAE है वो सीखता है कंप्रेस करना किसी भी इनपुट को एक लेटेंट स्पेस में, यानी कि एक छोटी सी जगह में, और वहां पे उसको निकाल के वो फिर से रिकंस्ट्रक्ट करता है। मतलब आप समझ लो कि ये आपके पास 3 डेटा पॉइंट्स हैं, और 3 डेटा पॉइंट्स नहीं, 3 इमेजेस हैं। हम लोग इमेजेस में बात कर रहे हैं, ठीक है। 3 इमेजेस हैं, ये आपका एक लेटेंट स्पेस है जिसमें आपके पास ये है। ये बड़ा कॉम्पैक्ट एक इसकी समरी आप समझ लो। और अब यहां से जो है वो रीजनरेट करता है। अगर ये A1 है, A2 है, A3 है, ये आपकी लेटेंट स्पेस X है, तो यहां से अब जो निकल के आएगा वो X1 आएगा, X2 आएगा, X3 आएगा। ये रीजनरेटेड इमेजेस है, ये आपका एक्चुअल इनपुट इमेजेस हैं, ये आपका लेटेंट स्पेस है। ये कुल का कुल मैकेनिज्म है वेरिएशनल ऑटो एनकोडर की आखिर ये काम कैसे करता है, इसके अंदर काम होता कैसे है। तो वो ऐसे होता है, कैसे होता है, ऐसे होता है। थोड़ा सा और हम आगे जो है वो मैथ में जाते हैं, लेकिन आइडिया देना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आइडिया में ये होता है। अब जनरेशन, यानी कि जब यहां से जनरेशन हो रहा होता है तो हो क्या रहा होता है, उस पर थोड़ी सी मैं यहाँ पर बात लिखना चाहूंगा। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि जनरेशन के टाइम पे, ड्यूरिंग जनरेशन के टाइम पे जो है हम लोग सैंपल कर सकते हैं। सैंपल का मतलब होता है चूज करना, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में सैंपलिंग की यूज होती है, प्रोबेबिलिटी में सैंपलिंग की यूज होती है। तो सैंपलिंग यानी कि हम लोग सैंपल कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। कहां से? लेटेंट स्पेस से। हम लोग लेटेंट स्पेस से जो है वो चूज कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग डिकोड कर सकते हैं आउटपुट्स को। मतलब अगर ये मैंने 3 बताया कि हमारे पास 100 है, मतलब A 100 तक है, तो हो सकता है हम लोग सिर्फ यहाँ पर चूज करें लाइक A 50 तक, और फिर उसके बाद जो है वो हम लोग उसे रीजनरेट करके अपना आउटपुट निकाले, यानी कि हम चूज करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो यहाँ पर ये भी होता है कि जनरेशन के टाइम पे हम लोग चूज कर सकते हैं कि किस एलिमेंट्स को, या फिर किस पॉइंटर्स को, या फिर किस इमेजेस को, या फिर किस पिक्सेलेट वैल्यूज को हमें लेना है और उसके साथ आगे बढ़ना है। तो ये वाली बात जो है वो यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि वो ऐसे काम करता है, ठीक है। ये वेरिएशनल ऑटो एनकोडर का सोल आइडिया है। ये हमने इंट्यूशन पढ़ा है। अब थोड़ा सा मैथमेटिकली और साइंटिफिकली देख लेते हैं कि काम कैसे होता है। आइए उस पर बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि कैसे होता है। वेरिएशनल ऑटो एनकोडर का आइडिया ले लिया, इंट्यूशन ले लिया, अब टेक्निकली बात करते हैं कि कैसे होता है। 3 चीजें होती हैं वेरिएशनल ऑटो एनकोडर में जो आपको पता होनी चाहिए, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो 3 चीजों पे मैं बात करता हूं। पहला, फर्स्ट, अब ये हाउ इट वर्क्स पे मैं बात कर रहा हूं, काम कैसे करता है। फर्स्ट है इनकोडर। इनकोडर क्या होता है? इनकोडर जो है, मैं आपको यहाँ पर फिर से लिखता हूँ, ये आपका इनपुट है, ये आपका लेटेंट स्पेस है, ये आपका आउटपुट है। ये आपका आउटपुट हो गया, ये आपका लेटेंट स्पेस हो गया, और ये आपका इनपुट हो गया। इसको ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर समझिएगा इनकोडर में क्या होता है। इनकोडर जो है वो आपका मैप करता है इनपुट को कहां पे, x में। मतलब मैं एग्जांपल ले रहा हूं, x जो है वो आपकी इमेज होगी, ठीक है।
इनकोडर आपका जो इनपुट है उसको मैप करता है एक XXX यानी कि आपके इमेज में, और फिर इसके बाद जो है वो उसको लेटेंट पे लेके जाता है। लेटेंट स्पेस में मैंने बात की थी ना, उसी की बात कर रहा हूं मैं। आपका जो इनकोडर है वो उसको लेता है इनपुट को और उसको फिर लेके जाता है इनपुट वेरिएबल में, और उस इनपुट वेरिएबल से वो लेके जाता है लेटेंट, यहाँ पर लेटेंट वेरिएबल में, और वो लेटेंट वेरिएबल मैं कहता हूँ z है, z है, ठीक है। इनपुट वेरिएबल XXX है, लेटेंट वेरिएबल z है, z है। अब अगला जो इसका पार्ट है वो है डिकोडर। डिकोडर कैसे काम करता है उस पर बात करते हैं। इनकोडर मैंने आपको बता दिया, डिकोडर पे मैं फोकस करता हूं। डिकोडर जो है, अब ये आपका यहाँ पे XXX है, ये आपका Z है। अब जो डिकोडर है वो यहां से उठाता है और उसको फिर रिकंस्ट्रक्ट करता है ना, रिकंस्ट्रक्शन पे बात हो रही है। तो वो जो रिकंस्ट्रक्ट करने का काम है, यानी कि ये वाला जो यहां से काम होता है वो आपका डिकोडर करता है, यानी कि वो रिकंस्ट्रक्ट करता है इनपुट कहां से, लेटेंट वेरिएबल से। लेटेंट वेरिएबल क्या है, Z, यानी कि ये यहाँ पर डिकोडर का काम है, ये यहाँ पर इनकोडर का काम है। ये इनकोडिंग हो रही है, ये डिकोडिंग हो रही है, ठीक है। आपका स्टेशन जो है वो आपका लेटेंट स्पेस बन जाता है। और इसमें एक और चीज आती है, थर्ड चीज, क्योंकि जब आप प्रोसेस करते हो तो हमेशा कुछ ना कुछ चीज लॉस होती है। अगर आपको दिल्ली से मुंबई तक अगर कोई चीज ले जानी तो हो सकता है बीच में थोड़ा बहुत लॉस हो, कोई भी चीज, यानी ट्रैवल या फिर रियर एंट्रियर या फिर कोई भी चीज। तो उसी तरीके से यहाँ पर एक चीज होती है, इसको हम लोग कहते हैं लॉस फंक्शन। लॉस फंक्शन क्या होता है, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। ये लॉस फंक्शन जो है वो बैलेंस करता है हमारे दोनों गोल्स को। हमारे दो गोल क्या है, हमारा गोल जो है वो है डिकोडर प्लस इनकोडर। हमारा इनकोडिंग और डिकोडिंग जो हमारे दो गोल है उसको बैलेंस करने के लिए क्या चीज होती है, वो होती है लॉस फंक्शन। कैसे, थोड़ी सी मैं इस पर बात कर लेता हूं। इसमें ये मेक श्योर करता है कि हमारा जो भी डेटा है वो अच्छे से, इसका जो रिकंस्ट्रक्शन है वो अच्छे से हो रहा है। पहली चीज ये लॉस फंक्शन मेक श्योर करता है। लॉस फंक्शन क्या होता है मैं आपको बताऊंगा अभी, लेकिन लॉस फंक्शन मेक श्योर करता है कि आपका रिकंस्ट्रक्शन अच्छे से हो। दूसरी चीज ये मेक श्योर करता है कि जो आपका लेटेंट स्पेस है, ये लेटेंट स्पेस जो है वो कंटिन्यूअस और स्मूथ हो। ये जो आपका लेटेंट स्पेस है कंटिन्यूअस और स्मूथ हो, ये भी मेक श्योर करने के लिए जो है, या फिर ये बनाता है आपका जो लेटेंट स्पेस है, यानी कि ये जो जगह है वो बहुत कंफर्टेबल हो, बहुत ज्यादा अच्छी हो, बहुत ज्यादा सैटिस्फैक्टरी हो। तो वो जो मेक श्योर करता है वो आपका लॉस फंक्शन मेक श्योर करता है, और वो यहाँ पर लेटेंट स्पेस को कंटिन्यूअस और स्मूथ बनाता है ताकि आपकी सैम्पलिंग जो है वो अच्छे से काम करे, ठीक है। या फिर आप कह लीजिए कि सैम्पलिंग बड़ी अच्छे से बड़ी सोफिस्टिकेटेड होकर काम करे, तो यहाँ पर जो है वो लॉस फंक्शन इस तरीके से काम आता है। अब मैं यहाँ पर इसकी इक्वेशन जो है वो आपके सामने लिखता हूं और इस पे हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं। यहाँ पे लिख दूं या नीचे लिख दूं, यहाँ पे लिख देता हूं इसकी इक्वेशन। इसकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, इंटरमीडिएट या ओवरवेल्म ना होइएगा, बहुत इजी है यार। तुम लोग तो इतनी देर से इक्वेशंस देख ही रहे हो और मुझे सिखा रहे हो। इक्वेशन तो बहुत मजेदार चीज है, इक्वेशन को लैंग्वेज की तरह पढ़ना आ जाए तो मजा ही आ जाए। जो तुम लोग को आता है तुम लोग मुझे सिखा नहीं रहे, ठीक है। Q Z X P X क्या, ये इसकी इक्वेशन है। जो इतनी मैंने बात की थी क्या था, वो इंट्यूशन था। ये क्या है, मैथ है। मैथ इंट्यूशन समझ लिया, अब मैथ आपको समझ में आ जाएगी। अब इसमें देखिए क्या होता है, ये जो KL टर्म है इस पे थोड़ा सा फोकस करना जरूरी है। जो भी मैंने आपको बताया ये सब वही कर रहा है। जो KL टर्म है वो क्या कर रहा है, KL टर्म जो है वो इंश्योर करता है कि आपका जो लेटेंट वेरिएबल है वो एक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फॉलो करता है। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है, अगर आप ये एक रैंडम कंटीन्यूअस वेरिएबल है तो उसमें ये जो बेल कर्व बनता है ना, बेल कर्व, यानी कि जो आपके रैंडम जो मतलब प्लॉट होते हैं तो वो बेल कर्व बनाता है ऐसा सा। तो इसी को हम लोग गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं कि जब आप प्लॉट करते हो तो वो ऐसा बनना चाहिए, तो उसको हम लोग गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन जो है जब होता है तो सैम्पलिंग बहुत इजी हो जाती है। इसलिए ये KL जो है वो मेक श्योर करता है कि ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन आए और सैम्पलिंग बहुत इजी हो जाए। यानी कि अगर इसमें 100 में से मुझे 50 उठा रहा है तो बहुत अच्छे से आराम से स्मूथली जो है वो उठा लूं। वो यहां से कॉन्सेप्ट आता है इस KL वेरिएबल के थ्रू, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं। इतना कॉन्सेप्ट था, इतना आइडियोलॉजी थी, इतना इंट्यूशन था, इतना मैथ था, इतना साइंटिफिक नोशन था। अब इसका एग्जांपल आएगा।
बहुत बड़े बड़े टॉपिक आज तुम लोग कवर कर रहे हो और बहुत इजीली कवर कर रहे हो, और तुम लोग को कुछ भी नहीं आता था, वीडियो के बाद तुम्हें सब आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतलब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, आगे नहीं बढ़ रहे, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल ये देखते हैं। ओके एक एग्जाम्पल लिखता हूं और उसके बेसिस पे हम समझते हैं। आप ऐसा समझो कि आपके पास आपने ट्रेन किया हैंड रिटन इमेजेस पे, आपने हैंड रिटन इमेजेस पे या हैंड रिटन डिजिट्स कर लो, हैंड रिटन डिजिट्स पे जो है वो आपने ट्रेनिंग की, और हैंड डिजिट्स पे ट्रेनिंग करने के बाद जो है वो आपने सैंपल किया। मैंने आपके पास अगर 1 2 3 4 है, इसमें से आपने जो है वो सैंपल किया, और सैंपल करने के बाद जो है आपने पहले इसको यहां पर रखा लेटेंट स्पेस में, x z लेटेंट स्पेस है, ये आपका इनपुट है। इसके बाद आप यहां से जब आप सैंपल करोगे तो सैंपल करने के बाद यहां से आप नए आप कह लीजिए इमेजेस जो है वो जनरेट करोगे, या फिर नए डिजिट्स जो है वो जनरेट करोगे। ये आपके 3 डिजिट्स है जो नए डिजिट्स जनरेट होंगे, और वो डिजिट्स जो हैं वो वैसे होंगे कि जो इसमें थे नहीं, यानी कि इसमें जो था वो ये नहीं है, जो ये है वो ये नहीं है, जो ये है वो ये नहीं है, लेकिन वो निकला इसी से है, लेकिन फिर भी वो ये नहीं है, और ये बीच में जो है वो पूरा काम हो रहा है। तो इसके अंदर 2 चीजें काम कर रही हैं। यहां तक जो स्टोरी है वो इनकोडर की है, यहां पर जो स्टोरी है वो डिकोडर की है, और पूरी जो मेक श्योर साइकिल चल रही है वो आपके लॉस फंक्शन के थ्रू चल रही है, ताकि आपका जो आपका पूरा लेटेंट स्पेस है वो स्मूथ हो प्लस कंटिन्यूअस हो, आपकी सैम्पलिंग जो है वो इजीली हो जाए, और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन ही हो जिसके थ्रू सैम्पलिंग इजी होगी। सैम्पलिंग इजी होगी तो बहुत ज्यादा अच्छे से जो है वो आपके हाई क्वालिटी इमेजेस जो है वो निकल के आएंगे। ये एक्चुअल एग्जांपल है आपका वेरिएशनल ऑटो एनकोडर का, या फिर इनकोडर डिकोडर लॉस फंक्शन मैकेनिज्म का। वो ऐसे काम करता है। कैसे काम करता है पूछते थे तुम इस वीडियो से, अब पूछो ऐसे काम करता है इस वीडियो से। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब जो है वो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है जिसका नाम है जनरेटिव एडवर्सरी नेटवर्क्स, GANs, सिंथेटिक डेटा, डीफेक, कंट्रोवर्सी, बहुत सारी चीजें से एसोसिएटेड है, लेकिन अब उस पर हम लोग बात करते हैं। इतना हम लोग ने अभी कवर कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है जनरेटिव एडवर्सरी ऑफ नेटवर्क्स या फिर GANs। बात करते हैं इस पे, बहुत मजेदार सी चीज है, इंटरेस्टिंग है। आइए देखते हैं GANs। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने फुल फॉर्म स्टार्ट पे लिखा था, नोट्स तो मैं प्रोवाइड कर ही दूंगा, तुम लोग उसमें देख लेना। ठीक है, GANs क्या होता है? GANs जो है वो फिर से इमेज जनरेशन के लिए यूजफुल है। इमेज जनरेशन की बहुत पावरफुल मैकेनिज्म है जो कि GANs यूज करता है। अटेंशन मतलब हमने ट्रांसफॉर्मर से बात की थी, अटेंशन मैकेनिज्म से, उसके बाद हमने वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स देखा। अब हम लोग देखने जा रहे हैं GANs। ठीक है, ये उसका और नेक्स्ट वर्जन पे हम लोग अब बात करते हैं। अब GANs का आइडिया क्या है? भाई वाली फिर से बात, GANs का आइडिया क्या है, GANs काम कैसे करता है? आइडिया से स्टार्ट करते हैं, मैथमेटिक्स को देखते हैं, इंट्यूशंस को देखते हैं, एग्जांपल्स को देखते हैं। GANs काम कैसे करता है? पहला समझो, GANs जो है उसका आइडिया है गेम। हम एक गेम खेलते हैं। ठीक है, हम लोग गेम खेलते हैं। अब इस गेम में हमारे पास 2 कैरेक्टर्स है। एक कैरेक्टर है हमारा जनरेटर जिसको हम लोग G से डिनोट करते हैं, और एक हमारा कैरेक्टर है डिस्क्रिमिनेटर। ठीक है, जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर 2 हमारे पास वेरिएबल्स है, या 2 हमारे पास गेम में कैरेक्टर्स है, प्लेयर्स है। एक हमारा जनरेटर है और एक हमारा डिस्क्रिमिनेटर है। G एंड D से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जो जनरेटर है उसका क्या काम है? उसका काम यह है कि वो कोशिश करता है कि वो क्रिएट करे फेक डेटा। वो क्या कोशिश करता है? वो कोशिश करता है कि वो क्रिएट करे फेक डेटा कि जो देखने में रियल हो। समझ रहे हो? बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम GANs में एक बात कर रहे हैं और एक गेम के थ्रू से हम लोग समझ रहे हैं। GANs में 2 चीजें होती हैं, एक होता है डिस्क्रिमिनेटर और एक होता है जनरेटर। जनरेटर को मैं G से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, डिस्क्रिमिनेटर को D से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जनरेटर का क्या काम है? जनरेटर का ये काम है कि वो कोशिश करके फेक डेटा को बनाए लेकिन वो असली लगे, यानी कि फोर्जरी करे, यानी कि कोई ऐसी चीज करे कि वो असली देखने में लगे लेकिन नकली हो। ये जनरेटर करता है। डिस्क्रिमिनेटर क्या करता है उस पर बात करता हूं। डिस्क्रिमिनेटर कोशिश करता है कि वो बता दे रियल वर्सेस फेक।
रियल और फेक में जो डिफरेंस है वो आपका डिस्क्रिमिनेशन, बात ही होगी ना, डिस्क्रिमिनेशन या डिस्टिंग्विश करना या अलग करना या अपार्ट करना। तो डिस्क्रिमिनेटर जो है वो ये बताता है कि भाई रियल और फेक में डिफरेंस बता दो, और जो आपका जनरेटर है वो कोशिश करता है कि मैं ऐसी फेक चीज बनाऊं कि लगे असली हो। यानी कि आप समझ लो डिस्क्रिमिनेटर जो है वो आपका पुलिस है, और जो आपका जनरेटर जो है वो आपका चोर है, ठीक है, चोर है और पुलिस है। पुलिस जो है उसका काम है सही और गलत में फैसला करना, जो चोर है उसका काम है गलत चीज को सही बताना है, फिर गलत चीज को सही से सही पोर्ट्रे करना। तो ये गैंस का मैकेनिज्म है, गैंस इसी पे काम करता है। अब थोड़ा सा एक एग्जांपल मैं और लेता हूं और बात करता हूं कि हो सकता है, चलो एग्जांपल तो मैंने आपको एक समझाई दिया है, मैं थोड़ा सा इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव पे बात करता हूं। ऑब्जेक्टिव ये है, ऑब्जेक्टिव ये है, यानी कि जो जनरेटर है जी, वो चाहता है कि वो इंप्रूव करे या कोशिश करके फूल करे डी को। जनरेटर जो कि फेक चीजें बनाता है, जो कि असली लगती है, उसका काम है कि जो असली और गलत में फर्क करता है उसको बेवकूफ बनाए, क्योंकि जितना वो बेवकूफ बनेगा उतना इसकी नकली चीज असली लगेगी। तो जी का काम है कि वो अपने आप को ऐसा बना ले कि वो नकली चीज को असली की तरह दिखाए, और वो इतना अच्छा हो जाए, उसमें परफेक्ट हो जाए कि नकली चीज रियलिस्टिकली असली लगे। ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव नंबर 1। ऑब्जेक्टिव नंबर 2 जो है वो ये है कि डी जो है वो अपने आप को इंप्रूव करे ताकि वो डिटेक्ट करे रियल और फेक में डिफरेंस। अब इसका काम, यानी कि पुलिस का काम ये कि अपने आप को इतना शार्प कर ले, इतना ज्यादा अप टू द मार्क या अप टू डेट कर ले कि वो फर्क बता दे कि हाँ भाई रियल क्या है और फेक क्या है। और ऑन द कॉन्ट्री जो आपका जनरेटर है उसका काम ये है कि वो फेक को रियल की तरह इतना अच्छा बनाए कि वो रियल लगे जबकि वो फेक हो। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, ठीक है, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ज्ञान इसी पे बेस्ड है, मैं अभी आइडिया पे बात कर रहा हूँ, ज्ञान इसी पे बेस्ड है। ज्ञान का पूरा आइडिया यही है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, ज्ञान जो है वो 2 चीजों पे काम करता है, पहला डिस्क्रिमिनेटर और दूसरा जनरेटर, या फिर जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर। जनरेटर का काम यह है कि वो ऐसी चीजों को जनरेट करे कि जो कि फेक हो, रियल लगे। डिस्क्रिमिनेटर का काम यह है कि जो रियल और फेक में डिफरेंस करे। ये आइडिया है ज्ञान का। अब थोड़ा सा मैथ पे आते हैं, ये इसका इंट्यूशन था, अब मैथ पे आते हैं, ठीक है। ये बहुत मजेदार है यार, मतलब इसमें काफी मजा आता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा देखो कि कैसे होता है, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव, यानी कि इसकी फिर मैथ का है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिखता हूँ। इसका ऑब्जेक्टिव की इक्वेशन क्या है, मिनिमम मैक्सिमम जी एंड डी वी डी जी इक्वल ई एक्स पी डेटा log tx plus e z pz log 1 minus d g z, ठीक है। ये इसका मैथमेटिकल नोशन है। जितनी मैंने अभी तुम्हें जो कहानी सुनाई, बात की, जो तुमने मुझे बताई, उसका जो मैथमेटिकल नोशन है वो ये है। अब थोड़ा सा इस पे समझो, एग्जाम्पल लेके समझो। एग्जाम्पल इसका ये हो जाएगा, एग्जाम्पल ये है कि अगर मैं एक मॉडल जो है वो ट्रेन करता हूँ पॉलिटिशियंस। अगर मैं पॉलिटिशियंस के फेसेस पे एक मॉडल जो है वो ट्रेन करता हूँ, ये मेरा एक मॉडल है जो कि पॉलिटिशियंस के फेसेस पे ट्रेन हो गया है। अब इसके बाद जो है वो ये मॉडल जो है वो जनरेट कर पाएगा, बल्कि ऐसा समझो कि इस मॉडल में जो ज्ञान होगा, जनरेटर जो है वो लर्न करेगा, क्या लर्न करेगा कि वो रियलिस्टिक न्यू फेसेस बनाए। अगर मेरे पास एक मॉडल है कि जो कि पॉलिटिशियंस के फेसेस पे ट्रेंड है, तो जनरेटर अब इसमें जब अप्लाई हुआ, यानी कि अगर इस पे गैंस में अप्लाई करूं तो गैंस यहाँ पर जनरेटर जो उसका पार्ट है, कंपोनेंट है, वो इसके बेसिस पे यहाँ पर सीखेगा कि वो इन पॉलिटिशियंस के फेसेस को न्यू रियलिस्टिक फेसेस बनाए, जो कि फेक होंगे लेकिन वो न्यू रियलिस्टिक फेस रियल लगे। डी फेक और ये सब सुना है ना, बस उसी की बात यहाँ पर हो रही है। यानी कि आपका मॉडल जो है वो पॉलिटिशियंस के लोगों फेसेस पे ट्रेंड है। अब यहाँ पर ज्ञान अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो ज्ञान में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है डिस्क्रिमिनेटर और एक होता है जनरेटर। जनरेटर जो है वो यहाँ पर इससे मिलते हुए रियलिस्टिक फेक इमेजेस बनाएगा, वो जनरेटर का काम है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो दूसरी चीज क्या होगी, दूसरी चीज ये आएगी कि जो इशू हो जाता है वो इशू ये है कि मोड जो है वो कोलैप्स हो जाता है। मतलब क्या होता है, यानी कि सिमिलर सैंपल्स
अगर आप देते हो तो आपका जो मॉडल है वो कोलैप्स होने लगता है। आप समझ रहे हो, उसका एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। तो फिर वो जो सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, मतलब ये इसका एक ड्रॉबैक है गैन्स का, जो मैं बता रहा हूँ कि एक ड्रॉबैक के बाद एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है कि भाई वो फिर सिमिलर होने लगता है। तो जनरेटर एक टाइम पे बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। जनरेटर जो है वो रियलिस्टिक इमेजेस फेक जनरेट करता है, और डिस्क्रिमिनेटर जो है वो रियल और फेक में जो है वो डिफरेंस क्रिएट करता है। लेकिन एक आप कह लीजिए एक ड्रॉबैक जो है इस पूरे आर्किटेक्चर का ज्ञान का ये है कि एक टाइम के बाद जो मॉडल है वो कोलैप्स होने लगता है, या मोड जो है वो कोलैप्स होने लगता है, और एक सैचुरेशन पॉइंट जो है वो अचीव हो जाता है। तो यहाँ पर फिर ट्रेनिंग की इंस्टेबिलिटी भी हो जाती है। जो ट्रेनिंग की इंस्टेबिलिटी है वो भी आ जाती है, मतलब इंस्टेबल ट्रेनिंग हो जाती है। जो रिजल्ट्स हैं वो एक्यूरेट उतने नहीं आ पाते हैं, और सारा कुछ हो जाता है। तो ये गैन्स का मैथमेटिकल नोशन है जो मैंने यहाँ पर बात की। इससे पहले हमने आइडिया पे बात की, तो गैन्स यहाँ पर कंप्लीट होता है। गैन्स पे बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है। गैन्स ऐसे ही काम करता है। मैथमेटिकल नोशन पे बात की, आइडिया पे बात की, इंट्यूशन पे बात की, एग्जाम्पल्स पे बात की, एप्लीकेशंस पे बात की। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आने वाला है वो है डिफ्यूजन मॉडल्स। डिफ्यूजन मॉडल जो है वो आपकी करंट स्टेट ऑफ आर्ट है, यानी कि जो अभी चल रहा है मार्केट में वो डिफ्यूजन मॉडल्स है। ठीक है, अब हम लोग उस पर बात करने चाह रहे हैं। ये पूरी हिस्ट्री और सारी बातें जानना जरूरी था, क्योंकि आप जब इंटरव्यूज में या फिर आप कभी भी की नोट में, पब्लिक स्पीकिंग में, एसएमईज में, या कॉन्फ्रेंसेस में, हैकाथॉन्स में, कहीं पे भी जाओगे तो आपको ये सब पता होना चाहिए, और इस सब के बेसिस पे ही जो है वो फिर आप आगे डिफ्यूजन मॉडल्स पे जा सकते हो। अब डिफ्यूजन मॉडल्स पे बात करते हैं। इसको मैं हटा दूं। हाँ, अब हम लोग इस पे डिफ्यूजन मॉडल्स पे बात करते हैं कि डिफ्यूजन मॉडल्स क्या होता है। डिफ्यूजन मॉडल्स में बहुत सारे एग्जांपल्स है। डिफ्यूजन मॉडल्स, डिफ्यूजन मॉडल्स में मैं बात करता हूँ। डिफ्यूजन मॉडल सबसे पहली बात जो है वो सौठा है, यानी कि करंट स्टेट ऑफ आर्ट है, यानी कि जो आजकल चल रहा है मार्केट में वो डिफ्यूजन मॉडल्स ही होता है। आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो आप सुन लीजिए। करंट स्टेट ऑफ आर्ट डिफ्यूजन मॉडल्स में है, यानी कि अभी आजकल मार्केट में जो ट्रेंड है वो यही चल रहा है, और खासकर इमेज जनरेशन में पायनियरिंग जो काम कर रहा है वो डिफ्यूजन मॉडल्स ही काम कर रहे हैं। इसका अब आइडिया पे बात करते हैं। इसका आइडिया क्या है? मेरी वाली चौक जो है वो खत्म हो गई, इसलिए मैं पिंक से लिख रहा हूँ। तो अब इसके आइडिया पे बात करते हैं कि आखिर डिफ्यूजन मॉडल्स का आइडिया क्या है। अब जैसे जैसे चीजें बढ़ी, हम ऑटो रिग्रेसिव मॉडल से वेरिएशनल एनकोडर या फिर ऑटो वेरिएशनल एनकोडर, बीएई, बहुत सारी चीजों पे आते गए। फिर हम लोग गैन्स पे आए, ट्रांसफॉर्मर्स को पहले देखा। करते करते अब हम आ गए हैं डिफ्यूजन मॉडल्स पे। अब डिफ्यूजन मॉडल्स का जो आइडिया था वो ये था कि ये काम करते हैं, ये जो काम करते हैं, ये काम करते हैं धीरे धीरे या आराम आराम से, जो है ग्रेजुअली जो है वो ये नॉइज ऐड करते हैं। नॉइज ऐड करते हैं। नॉइज आप समझ लो कि इररिलेवेंट डेटा या फिर जो पार्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, वो नॉइज जो है वो ऐड करते हैं डेटा में। मतलब आप समझोगे यार ये क्या बात हुई, यानी कि अगर ये आपका डेटा है, आपका इमेज है, तो इसके अंदर ये नॉइज ऐड करते हैं। नॉइज आप समझ रहे हो, नॉइज ऐड करते हैं। तो आप समझो कि यार ये क्या बात हुई, ये तो अजीब सी बात है। लोग नॉइज रिमूव करते हैं, आप नॉइज ऐड कर रहे हो। हाँ, क्यों करते हैं उसको हम लोग भी समझेंगे। तो ये जो है वो आराम आराम से ग्रेजुअली जो है वो धीरे धीरे नॉइज ऐड करते हैं डेटा में, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड प्रोसेस। इसमें कई प्रोसेस होते हैं, इसको हम प्रोसेस कहते हैं फॉरवर्ड प्रोसेस। अगर आपसे कोई भी पूछे डिफ्यूजन मॉडल्स में फॉरवर्ड प्रोसेस क्या होता है, तो फॉरवर्ड प्रोसेस होता है कि जब आप इमेजेस में या फिर आपके डेटा पॉइंट्स में जो है वो ग्रेजुअली नॉइज ऐड करते हो, उसको हम लोग कहते हैं, आप कह लीजिए, फॉरवर्ड प्रोसेस। अब अगर मैं आगे बात करूं तो उसका जो सेकंड आइडिया है या सेकंड इंट्यूशन है वो ये है, उसके बाद हम लोग जो हैं वो ट्रेन करते हैं मॉडल को क्या करने के लिए, रिवर्स काम करने के लिए। मतलब रिवर्स काम कैसे? रिवर्स इस तरीके से कि हम लोग इस प्रोसेस को रिवर्स जब करते हैं, इस प्रोसेस को रिवर्स करते हैं स्टेप बाय स्टेप। जो अभी हमने आगे किया कि हम लोग अपने इमेज में नॉइस ऐड करवाते हैं और उसको हम लोग फॉरवर्ड प्रोसेस कहते हैं। अब हम लोग इसी का रिवर्स करेंगे, यानी कि अब हम लोग इमेज को हम लोग डिनॉइस करेंगे। डिनॉइसिंग यानी कि आपके इमेज को डिनॉइस करेंगे, और ऐसा करेंगे कि वो इमेज जो है वो फिर रीअपियर हो जाए। अब ऐसा समझो, ये एक बच्चे का इमेज था, इसमें हमने नॉइस ऐड की, तो ये जो है वो बहुत धुंधला हो गया और गंदा सा हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। अब इसके बाद हम लोग रिवर्स करेंगे, नॉइस को रिमूव करेंगे, रिमूव नॉइस, ताकि वो बच्चे का इमेज जो है वो फिर से आ जाए। ये पूरा मैकेनिज्म जो है वो डिफ्यूजन मॉडल्स में काम आता है। इसको इंट्यूशन है ये इसका, मैथमेटिकली हम लोग अभी आगे देखेंगे, लेकिन ये जो है वो इसका इंट्यूशन हो गया। ठीक है,
अब थोड़ा सा हम लोग इसके प्रोसेस पे बात करते हैं, टेक्निकल प्रोसेस पे, कि ये होता कैसे। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, अब इसके हम लोग टेक्निकल नो हाउ पे बात करते हैं कि एग्जैक्टली ये होता कैसे है या फिर इसमें क्या होता है। ओके, आइए हम लोग इसको देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। अब इसका जो प्रोसेस है वो बहुत ईजी है। इसके प्रोसेस पे बात करते हैं। जो फर्स्ट है, हम एक रियल इमेज लेते हैं, ठीक है। ये एक मेरा रियल इमेज है, मैंने एक रियल इमेज लिया, उसके बाद यहां पर जो है वो मैंने ऐड किया गॉसियन नॉइस। इसके अंदर मैंने ऐड किया गॉसियन नॉइस, ठीक है। और मैंने गॉसियन नॉइस जो है वो कई सारी स्टेप्स में ऐड किया, यानी कि पहले गॉसियन नॉइस का थोड़ा सा ऐड किया, फिर थोड़ा और ऐड किया, फिर थोड़ा और ऐड कर दिया। इस तरीके से जो कई स्टेप्स में मैंने जो है वो इस रियल इमेज में गॉसियन नॉइस को ऐड कर दिया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप मेरा ये हो गया। ऐसे करते करते जो मेरा इमेज होगा रियल इमेज, उसके अंदर प्योर नॉइज आ जाएगी, यानी कि बहुत डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, बहुत नॉइजी हो जाएगा। ये मेरा रियल इमेज जो था, जो एकदम क्लियर था, वो बहुत स्टेप्स में करते करते नॉइस ऐड बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड हो गया है। फर्स्ट पॉइंट और फर्स्ट स्टेप प्रोसेस का। सेकंड, मैं अपनी न्यूरल नेटवर्क को, मेरा जो न्यूरल नेटवर्क है, जो मेरा न्यूरल नेटवर्क है, इस न्यूरल नेटवर्क को जो है वो मैं ट्रेन करूंगा क्या करने के लिए, नॉइस को रिमूव करने के लिए। बड़ी मजेदार चीज है। पहले मतलब तुम कहो कि हर बात पे कहते हो कि तू क्या है, तुम ही कहो कि फिर अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, वो एक गालिब का शेर है ना। तो उसी तरीके से पहले आप रियल इमेज को लेके गॉसियन नॉइस को जो है वो स्टेप्स में लगाओगे और फिर उसको नॉइजी और डिस्टॉर्टेड बना दोगे। अब फिर से एक न्यूरल नेटवर्क, यानी कि एक ANN, यानी कि एक न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करोगे उस नॉइस को रिमूव करने के लिए, ठीक है। ये हमारा सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप पे मैं बात करता हूँ। थर्ड स्टेप जो है वो जनरेशन का टाइम है। अब इसमें क्या होता है, इस जनरेशन के टाइम में जो है वो हम लोग नॉइस से स्टार्ट करते हैं, हम लोग जो है वो नॉइस से स्टार्ट करते हैं और हम लोग रिवर्स जाते हैं, रिवर्स जाते हैं, और नॉइस से रिवर्स जाते वक्त जो है वो हमें फाइनली जो है वो एक क्लियर इमेज मिल जाती है। मतलब फिर से देखते हैं, एक रियलिस्टिक इमेज लिया, गॉसियन ब्लर नॉइस हमने ऐड किया स्टेप्स में, थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया, और लास्ट में जो है वो हमें डिस्टॉर्टेड और बहुत ज्यादा खराब इमेज, यानी कि एकदम ब्लर इमेज या नॉइजी इमेज मिल गया। उसके बाद हम लोग ने एक न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन किया नॉइस को रिमूव करने के लिए, उसको सिखाया भाई नॉइस ऐसे रिमूव करते हैं, उसने वो सीख लिया। अब उसके बाद जो है वो फिर नॉइजी इमेज को, नॉइजी हमारे जो इमेजेस है उसको हम लोग ने न्यूरल नेटवर्क्स के थ्रू जो है वो नॉइस के रिमूवल करवाया, और करते करते जो है वो फाइनली हमको एक क्लियर इमेज मिल गया। ये जो पूरा आइडिया है वो हमारे डिफ्यूजन मॉडल्स का आइडिया, और यही इसका बेसिक इंट्यूशंस है, और वो ऐसे ही काम करता है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार ये सब हुआ क्यों, मतलब साफ इमेज डाला, ये सब करवाया, फिर साफ इमेज मिल गया, तो हुआ क्या। यहीं पर कैच है कि यहाँ पर ये होता क्या है और ये अच्छा काम करता क्यों है, और इससे ये बात मतलब मल्टीपल जनरेशंस होती क्यों है। आप एक बात देखिए कि जो गॉसियन ब्लर है वो क्या होता है। गॉसियन ब्लर जो है वो ये होता है बेल कर्व। यहाँ पर जो सैम्पलिंग होती है, यानी कि जो पॉइंट्स निकलते हैं वो अच्छे से सैंपल कर पाओगे, यानी कि आपका स्मूथ और बड़ा स्ट्रक्चर्ड कर्व मिलेगा। तो आप ये समझते हो कि जो आप डालोगे वही आप बाहर निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। जो आप डालते हो उसमें जो इतनी नॉइसेस लगा देते हो, तो इतना मैनिपुलेशन और कैलकुलेशन और इतना ज्यादा कंप्यूटेशन अंदर होता है कि अब जो चीज बाहर निकल के आती है वो दूसरा रियलिस्टिक लुकिंग इमेज निकल के आएगा, कि जो एक्चुअल में वो था नहीं, लग सा उस जैसा रहा है लेकिन वो है नहीं। समझ पा रहे हो। तो जो हमने लिया वो गॉसियन नॉइस लिया। गॉसियन नॉइस अल्टीमेटली खुद में ही जो है वो एक बेल कर्व शेप में आता है, कि जिसके थ्रू जो है वो बहुत अच्छे से सैम्पलिंग कर सकते हो। तो जब आप यहाँ तक पहुंचते हो, अब जब इसका रिमूवल स्टार्ट करोगे, जो कि एक न्यूरल नेटवर्क आपका रिमूव करेगा नॉइस को, तो अब जो चीज निकल के आएगी वो इतना ज्यादा मैनिपुलेटेड और इतना ज्यादा ऑगमेंटेड होगा कि जो आपने डाला था उसकी जगह पर कुछ और ही निकल के आएगा, कि जो कि वो मतलब आप कह लीजिए हाई क्वालिटी होगा, रियलिस्टिक लुकिंग होगा, लेकिन रियलिस्टिक नहीं होगा। वो एक फेक डेटा होगा कि जो कि रियलिस्टिक लगेगा, कि जो हम लोग गैंस में देख रहे थे, लेकिन ये गैंस का बहुत ज्यादा एनहांस्ड फॉर्म है, बहुत ज्यादा कह लिए रोबस्ट फॉर्म है, जो यहाँ पर ये काम करता है। ठीक है, तो इतनी बात हमने क्लियर कर ली है। अब मैं थोड़ा सा पॉइंटर्स आपको बताता हूँ कि ये काम कैसे करता है, ये काम क्यों करता है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ, इस जगह पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये काम क्यों करता है। फर्स्ट पॉइंट जो इसके प्रोज हैं वो है हाई क्वालिटी। हाई क्वालिटी जो इमेजेस निकल के आती है ये वाली, वो बहुत हाई क्वालिटी होती है। सेकंड, बहुत स्टेबल है। किसके कंपैरिजन में? गैंस के कंपैरिजन में। गैंस जो है वो उतने स्टेबल नहीं है, डिफ्यूजन मॉडल्स बहुत स्टेबल होते हैं। थर्ड, ये कहाँ पे यूज होते हैं? एग्जांपल्स आपने सुना होगा मिड जर्नी।
अगर आपने इमेज जनरेशन के ऊपर काम किया या फिर आप कंटेंट प्रोडक्शन करते हो, फिर आपने कहीं पे भी ये सब चीजें सुनी है, तो मिड जर्नी बहुत पॉपुलर एग्जांपल है। मिड जर्नी अगर नहीं भी सुना तो डैली सुना होगा। डैली जो है वो भी आपका डिफ्यूजन मॉडल्स पे बेस्ड है, डिफ्यूजन मॉडल्स के थ्रू जो है वो यहाँ पर काम करता है। तो इतनी बात हमने क्लियर कर ली कि डिफ्यूजन मॉडल्स का प्रोसेस क्या होता है। वो पहले एक इमेज लेता है, उसके अंदर गॉसियन नॉइस जो है वो स्टेप बाय स्टेप ऐड करता है, फिर उस नॉइजी इमेज को जो है उसकी जो नॉइस रिमूव की जाती है वो एक न्यूरल नेटवर्क के थ्रू की जाती है, और न्यूरल नेटवर्क जो है वो आपके लिए पहले ट्रेंड हो चुका होता है नॉइस रिमूव करने के लिए, और फिर जब नॉइस रिमूव हो जाता है तो जो इमेज निकल के आती है वो हाई क्वालिटी रियलिस्टिक इमेज निकल के आती है जो फेक होती है। ये डिफ्यूजन मॉडल्स का पूरा आइडिया है, ठीक है। इतना हम लोगों ने अभी बात कर ली, और मैं उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। हमने सारे जितने भी कोर इन डेप्थ टेक्निकल टॉपिक्स हैं जनरेटिव एआई के अभी करंटली 2025 में, वो सब मैंने उस सब पे जो है वो आप लोगों ने मुझे बताया और बहुत अच्छा सिखाया। अब मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। हम लोग ने बात की ऑटो रिग्रेसिव मॉडल्स में, जो कि जनरेटिव आपका जो चैट जीपीटी है वो है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। तो ये जो है वो आपका ऑटो रिग्रेसिव मॉडल पे बेस्ड है आर्किटेक्चर। हमने वीएई पे बात की। वीएई जो है वो लेटेंट स्पेस को यूज करता है और स्मूथ जनरेशन में बहुत अच्छा काम आता है। फिर हमने गैंस पे बात की। गैंस जो है वो हाई क्वालिटी होते हैं, लेकिन उसको ट्रेन करना थोड़ा हार्ड होता है, और फिर एक बार के बाद अनस्टेबिलिटी आ जाती है, और वो फिर इतना ज्यादा सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है उसका। और डिफ्यूजन मॉडल जो है वो करंट स्टेट ऑफ आर्ट है, यानी कि करंट लीडर है इमेज जनरेशन में। जन एआई में कोड जनरेशन है, टेक्स्ट जनरेशन है, वीडियो जनरेशन है, सब कुछ है। इमेज जनरेशन जो है उसको हम लोग पायनियर मानते हैं, क्योंकि उसी के थ्रू जो है वो सारी चीजें इंटरकनेक्टेड होती है। हमने ये समरी देखी कोर मॉडल्स की जन एआई में। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशंस पे, ठीक है। एप्लीकेशन पे बात करते हैं। जितना भी आपके लिए ह्यूमंगस और इन डेप्थ टेक्निकल पार्ट था वो आपने सब कवर कर लिया, आपने मुझे सिखा दिया है। अब एग्जांपल्स और थोड़े से एप्लीकेशंस देखना जरूरी है, ताकि आप बोल पाओ अगर आप कहीं पे जाओ कि एप्लीकेशंस क्या होती हैं। एप्लीकेशंस ऑफ जन एआई। फर्स्ट है हमारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल। जो फर्स्ट है वो हमारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहाँ कहाँ पे आता है? चैट समराइजेशन में काम आता है, चैट बॉक्स में काम आता है, ट्रांसलेशन में काम आता है, कोडिंग असिस्टेंट जितने भी है वो सब में लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पीस अप्लाई होता है। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है कि जहां पर जेन एआई का ये एक एप्लीकेशन है। सेकंड जो है वो आपके इमेजेस है। इमेजेस में मैंने अभी बात किया आपके साथ, जो गैन्स हो गए या डिफ्यूजन हो गए, वो सब यहाँ पर इमेजेस के लिए यूज किए जाते हैं। जो थर्ड है वो आपका है ऑडियो और म्यूजिक। ऑडियो और म्यूजिक में जो यूज होता है वो होता है वेवनेट हो गया, जूक बॉक्स हो गया और सुनो हो गया। ये सारे जो हैं वो जेन एआई की एप्लीकेशंस हैं कि जिसमें टेक्स्ट टू स्पीच होता है या फिर म्यूजिक जनरेशन होता है, वो वेवनेट के थ्रू, जूक बॉक्स के थ्रू और सुनो के थ्रू होता है। ये सब उसके एप्लीकेशंस है। जो नेक्स्ट है वो है हेल्थ केयर। मेरा फेवरेट टॉपिक है ये, हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज। इसमें जो है वो आपका ड्रग मॉलिक्यूल जो होता है उसकी डिजाइन और फिर जनरेटिव केमिस्ट्री, वो सारा कुछ जो है वो हेल्थ केयर में आ जाता है। उसके बाद जो है वो आपका सिंथेटिक पेशेंट डेटा जो होता है प्राइवेसी प्रिजर्व करने के लिए मशीन लर्निंग में यूज होता है, वो भी हेल्थ केयर में आ जाता है, वो भी इसी का पार्ट है। जो नेक्स्ट चीज है, अगर आप चाहते हो तो मैं इस पे कंप्लीट एक घंटे के की नोट्स बना सकता हूँ कि भाई कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है और इसकी इन डेप्थ नॉलेज क्या है। जो फिफ्थ है वो है आपका एजुकेशन प्लस बिजनेस। इसमें काफी ज्यादा बिजनेस इंटेलिजेंस और बहुत सारी चीजें, तो इसमें तो आपकी पर्सनलाइज लर्निंग हो गई, मार्केटिंग ऑटोमेशन हो गया, कंटेंट क्रिएशन हो गया, उस सब में जो है आपका एजुकेशन और बिजनेस में जो है वो आपकी जेन एआई यूज होती है। उसकी एप्लीकेशन पे मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज पे बात करता हूँ कि अगर आप जेन एआई सीखते हो, फिर अगर आप जेन एआई जानते हो, आप जेन एआई में काम कर रहे हो, तो इसकी अपॉर्चुनिटीज, पर्क्स और बेनिफिट्स क्या है, थोड़ा सा उस पर मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। जेन एआई की पर्क्स या बेनिफिट्स, ठीक है। फर्स्ट जो है वो है आपकी क्रिएटिविटी आपकी एम्प्लीफाई हो जाती है, प्लस हो जाती है, प्लस हो जाती है, बढ़ जाती है। आप एआई को एज अ को क्रिएटर ट्रीट कर सकते हो। जो सेकंड है वो है आपकी प्रोडक्टिविटी। जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो बूस्ट हो जाती है अगर आप आप ऑटोमेट कर सकते हो। जो आपकी रिपीटेटिव टास्क है, मैं क्रिएटिव टास्क को नहीं कह रहा, जो आपके रिपीटेटिव टास्क है उसको आप ऑटोमेट कर सकते हो, तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर देता है, आपको अच्छी यूटिलाइजेशन देता है। जो थर्ड पॉइंट है वो है आपका डेमोक्रेटाइजिंग या डेमोक्रेटाइजेशन कर लो। जो आपके लो बैरियर्स है, मतलब कि आपकी डिजाइन हो गई, आपकी कोडिंग हो गया, कंटेंट हो गया, तो ये बैरियर्स जो है
वो आप उसको डेमोक्रेटाइज कर सकते हो, यानी कि अवेलेबल है सबके लिए, जो चाहे वो यूज कर सके और उस तरीके से जो है वो उसको अपने हिसाब से टेलर कर ले और कस्टमाइज करके यूज कर पाए। तो डेमोक्रेटाइजेशन जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इसके पर्क्स में आता है। जो नेक्स्ट चीज है वो है इनोवेशन ड्राइवर। इनोवेशन ड्राइवर मतलब अगर आपकी कोई चीज टॉपिक है, आइडिया है, तो आप एआई के थ्रू जो है, यानी कि जनरल एआई के थ्रू जो है आप असिस्टेंट लेके उसको और ज्यादा अच्छा बना सकते हो, उसको और ज्यादा रोबस्ट, और ज्यादा फुल प्रूफ, और ज्यादा क्रिएटिव, और ज्यादा लुक्रेटिव, और ज्यादा लूसिड, और ज्यादा इंथुजियास्टिक, और ज्यादा एलोक्वेंटिक बना सकते हो कि अगर आप जेन एआई की एप्लीकेशन या फिर जेन एआई को यूज में लाते हो। मैंने इन डेप्थ टेक्निकल नॉलेज सारी आपको आपसे सीख ली, आपको बता दी है। अब उसके हम लोग बेनिफिट्स पे बात कर रहे हैं। अब ये सारी मैंने बात की पर्क्स के ऊपर, थोड़ा से चैलेंजेस और रिस्क के ऊपर भी बात करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हर चीज जो है उसका एक प्रो है और कॉन है, एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। और एक पर्क्स है तो उसके कुछ आप कह लीजिए अनसर्टेनिटीज या फिर उसके ड्रॉबैक्स भी है। तो चैलेंजेस पे अगर मैं बात करूं, जो फर्स्ट चैलेंज है वो है बायसनेस। बायस हो जाता है, यानी कि मॉडल जो है वो रिफ्लेक्ट करता है ट्रेनिंग बायस में। बायस होता है किसी एक पर्टिकुलर साइड की तरफ इंक्लिनेशन हो रहा, रैशनल ना होना। तो ये रैशनैलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो कई बार वर्ड एम्बेडिंग जो है वो डॉक्टर को हमेशा मेल समझता है, ठीक है, या फिर आप कह लीजिए नर्स को हमेशा फीमेल समझता है। तो ये जो भी प्रॉब्लम्स है, ये चैलेंजेस बायसनेस के आते हैं। तो ये एक चैलेंज है जनरेटिव एआई में। जो सेकंड है, अगर मैं सेकंड पे बात करूं, तो सेकंड जो है वो आपका है मिस इन्फॉर्मेशन। अगर गलत इन्फॉर्मेशन जाएगी तो गलत इन्फॉर्मेशन आएगी, ठीक है। तो मिस इन्फॉर्मेशन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें आपका फेक कंटेंट जनरेट हो जाता है जो कि रियल लगता है लेकिन वो फेक होता है। जो थर्ड है वो है आपका ओनरशिप, ठीक है। ये ओनरशिप है किसकी भाई? जनरेटिव है, जनरेट तो कर रहा है, लेकिन ये ओनरशिप किसकी है? ये अपने आप में अभी ये एआई एथिक्स का टॉपिक है। अगर आप चाहते हो एक कंप्लीट वीडियो लेक्चर एआई एथिक्स के ऊपर, तो बताओ, बना देंगे, आप लोग से सीख लेंगे। ओनरशिप का एक कंप्लीट डिफरेंट सेट ऑफ टॉपिक है। जो नेक्स्ट है वो है आपका कॉस्ट, ठीक है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल जैसे कि ChatGPT-4 या फिर 3.5 जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो यूज होते हैं। तो ये कॉस्ट एक बड़ा चैलेंज है जनरेटिव एआई में जब आप डील करते हो और बात करते हो। जो नेक्स्ट है वो है आपका डिस्ट्रप्शन। किस चीज में डिस्ट्रप्शन? हर चीज में डिस्ट्रप्शन, खासकर जॉब्स में। जॉब का नेचर चेंज हो रहा है, जॉब ट्रांसफॉर्म हो रही है। मैं एलिमिनेट नहीं कहूंगा, ट्रांसफॉर्म हो रही है जॉब्स। तो वो एक चैलेंज है कि लोग जो है वो जल्दी से फैशन अप कर ले अपने आप को और पेस्ड हो जाए एज पर द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। तो वो भी जो है वो एक जरूरी चीज है और एक चैलेंज लोग मानते हैं जेन एआई में। तो ये कुछ चीजें जो है वो आपके चैलेंजेस में आ जाती है। तो चैलेंजेस पे तो बात कर लिया, अब थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ फ्यूचर के ऊपर। फ्यूचर क्या है ना, फ्यूचरिस्टिक जेन एआई पे बात कर लेता हूँ थोड़ी सी। फ्यूचर जेन एआई का फ्यूचर। जेन एआई के फ्यूचर में मैं कुछ पॉइंटर्स लिख देता हूँ, बड़ी मजेदार है। फर्स्ट है आपका मल्टी मॉडल। सेकेंड है आपका एआई एजेंट्स। एआई एजेंट्स का कंप्लीट वीडियो लेक्चर प्रेजेंट है, आप चैनल पे अगर चाहें तो जाके देख सकते हैं। मजा आएगा एक्सप्लेनेशन में। एज एआई भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है आपका रेगुलेशन प्लस गवर्नेंस। फिफ्थ जो है वो आपका है लॉन्ग टर्म रिसर्च। या फ्यूचर जो है वो आपके मल्टी मॉडल है। मल्टी मॉडल क्या है? मल्टी मॉडल जो है वो आपका जैसे कि ChatGPT-4 विजन है या जेमिनी है या क्लॉड है, जो कि आपके प्रोसेस करते हैं टेक्स्ट को साइमल्टेनियसली, पैरेलली, इमेजेस के साथ, ऑडियो के साथ, एक साथ। तो आप समझ लो एक साथ, मतलब जैसे कि आप किसी इंसान को बोल रहे हो, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझे देख भी रहे हो, आप मुझे सुन भी रहे हो, आप मेरे एक्सप्रेशंस को भी देख रहे हो, आप एक इमोशनल अटैचमेंट भी हो जाता है। मतलब मैं जो भी कह रहा हूँ या आपसे मैं जो भी सुन रहा हूँ, ये सारा कुछ आप एक बार में प्रोसेस कर रहे हो, जो कि आप गॉड की क्रिएशन हो। तो अब ये जेन एआई जो है वो सारी चीजें मल्टी मॉडल कर रहा है, यानी कि वॉइस भी ले रहा है, इमेज भी ले रहा है, टेक्स्ट भी ले रहा है और सब साथ में प्रोसेस कर रहा है। कमेंडेबल जॉब, बहुत अच्छी जॉब है ये, बहुत ही अच्छे से कर रहा है। एआई एजेंट्स, यानी कि सिर्फ अब रीजनिंग का काम नहीं रह गया, प्लानिंग, टास्किंग, ऑटोनोमस एक्शंस, सारा कुछ एआई एजेंट्स कर रहा है। तो ये भी अपने आप में बहुत अच्छी चीज है, बहुत मतलब अच्छा फ्यूचर दिखता है इसका एआई एजेंट्स का। एज एआई, यानी कि जनरेटिव मॉडल्स जो है वो हम लोग एज डिवाइसेस पे, छोटी छोटी डिवाइसेस पे रन करें, सिर्फ क्लाउड पे रन ना करें। एज एआई, ये वाली भी चीज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और अच्छी है। एड्रेनोस या जेटसन्स या लाइक रास्पबेरी पाई, ये सारा कुछ। रेगुलेशन और गवर्नेंस, यानी कि अब एआई के एक्सप्लिसिट ऑर्डर्स और रूल्स और रेगुलेशंस आ रहे हैं कि जो टेम करेंगे कि एआई का यूसेज कैसे होगा। लॉन्ग टर्म रिसर्च, यानी कि कंट्रोलेबिलिटी या फिर इंटरप्रेटेबिलिटी और अलाइनमेंट ह्यूमन वैल्यूज के साथ।
बड़ा इंपॉर्टेंट है जनरेटिव एआई के पर्सपेक्टिव पे। तो आज के की टेकअवेज हमने अब जो है वो वीडियो को हम लोग या वीडियो लेक्चर को जो है कंप्लीट करते हैं। मुझे बड़ा सीखने को मिला, बड़ा मजा आया आप लोगों के साथ, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी थी आप लोगों की, मतलब मुझे आपसे बहुत सीखने को मिला। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ ना यार कि अगर मैं किसी वीडियो को देख रहा हूँ एज अ नया जो मुझे कुछ भी नहीं आता, तो मुझे सब चीज समझ में आनी चाहिए। भाई मैं कोशिश करता हूँ कि तुम लोगों को जो है वो ट्रांसफर कर पाऊँ और तुम लोग से सीखने को बहुत मिलता है, मजा आता है। तो आज की टेकअवेज हमने बहुत सारी बातें की, जनरेटिव एआई क्या होता है, कहाँ पे होता है, किस तरीके से होता है, क्या एप्लीकेशंस है, इन डेप्थ हमने 500 टाइप की जनरेटिव एआई के कोर कॉन्सेप्ट्स देखे। हम स्टार्ट हुए ऑटो रिग्रेसिव मॉडल से और करते करते डिफ्यूजन मॉडल्स तक आ गए, सब कुछ बीच में देख लिया है, क्या क्या कैसे कैसे काम करता है। हमने पर्क्स पे, बेनिफिट्स पे, चैलेंजेस पे, गवर्नेंस पे, डेमोक्रेसी पे, एआई की एथिक्स पे, सब पे बात की। अब एक एक टॉपिक पे एक अलग अलग कंप्लीट वीडियो लेक्चर भी बन सकता है, लेकिन मैं एक कंप्लीट वीडियो लेक्चर अगर आपको कोई कमेंट में तो मैं बता दूंगा। मैक्सिमम लोगों तक ये शेयर करिए अगर आपको पसंद आता है खुद भी, और अगर आप लोग एआई में, जनरेटिव एआई के स्पेस में कुछ करना चाहते हैं। मैं सोच रहा हूँ क्वांटम कंप्यूटिंग के भी एक कंप्लीट एआई प्लेलिस्ट या एक वीडियो लेक्चर तैयार कर दूं। अगर आप चाहते हो तो मुझे जरूर बताओ, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। और नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो मुझे कमेंट में जरूर बताओ। और मैं वही बात करूँगा जो मैं हमेशा कहता हूँ कि तू नहीं है, बस फिर वही। खुदा हाफिज़।